इस गजब की और थोड़ा पागलपन से भरी कहानी में हमारा प्रोटैगनिस्ट अचानक दोबारा जन्म लेता है, वो भी एक छोटा सा पैरासाइट बनकर। बिल्कुल ही कमजोर, लाचार और ऐसा जिसे कोई भी जानवर एक झटके में खत्म कर सकता था। शुरू से ही सर्वाइवल नामुमकिन लग रहा था। लेकिन भाई ये कोई नॉर्मल पैरासाइट नहीं था। ये बंदा अपनी पास्ट लाइफ में एक प्रो गेमर था और वो यूं इजीली क्लैप हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था। हालात चाहे कितने भी नाइटमेयर जैसे क्यों ना हो, इसने हार नहीं मानी। उसने अपनी ग्रिट और गेमर इंस्टिंक्ट से वापसी की और धीरे धीरे सर्वाइवल की सीढ़ी चढ़नी शुरू कर दी। पहले एक बर्ड को पैरासिटाइज किया, फिर एक स्पाइडर को हाईजैक किया, उसके बाद एंट और फिर रैबिट तक पहुंच गया। हर बार उसे नई पावर्स और ब्रूटल चैलेंजेस मिले, लेकिन उसने हर बार चीजों को बॉस की तरह हैंडल किया। और हाँ, ये मत भूलो, उसने सिर्फ सर्वाइव नहीं किया बल्कि पूरी जर्नी को एंजॉय भी किया। वो रैबिट वाला मोमेंट तो बिल्कुल आइकॉनिक था। हमारा पैरासाइट सिर्फ जिंदा नहीं बचा, उसने हर पड़ाव पर रॉब से जीत हासिल की, और वो भी पूरे स्वैग में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो कूदते हैं इस मैडनेस में और शुरू करते हैं असली कहानी। ये कहानी शुरू होती है एक स्टूडेंट से जो अपने दोस्त रेंशे को एक नई गेम के बारे में बताता है, लाइट ईयर्स, जो उसी रात लॉन्च हो रहा है। वो पूछता है कि क्या रेंचे उसके साथ स्क्वाड बनाएगा इस समर ब्रेक में, लेकिन रेंचे हाँ कहने की बजाय अचानक ऐसे एक्ट करता है जैसे किसी ने उसे प्री वर्कआउट दे दिया हो। वो सीट से कूद पड़ता है और कहता है कि समर ब्रेक तो अभी 1 महीने दूर है, वो इतना इंतजार नहीं कर सकता। बिना एक सेकंड गंवाए वो क्लास से बाहर दौड़ जाता है, जबकि उसका दोस्त पीछे से चिल्लाता है, तू सच में स्कूल बंक कर रहा है क्या? रेंच हॉलवे में जूम करता हुआ भागता है और बोलता है कि अब कोई नहीं रोक सकता उसे वो गेम खेलने से। भाई पूरे देश के गेमर्स की तरह रिलेटेबल लग रहा है। तभी उसे सामने क्लास मॉनिटर दिखती है। उसका दिमाग कुछ सेकंड के लिए एरर 404 हो जाता है, ये सोचते हुए कि अब क्या करे। लेकिन तभी उसके दिमाग में एकदम आइंस्टीन लेवल आइडिया आता है। वो रेलिंग पकड़ के खुद को हवा में उछल देता है और निंजा की तरह उसके ऊपर से कूद जाता है। मॉनिटर शॉक्ड खड़ी रह जाती है, कुछ नहीं कर पाती। रेंशी अपनी स्पीड रन जारी रखते हुए पीछे से हंसते हुए कहता है, बोल देना मैं बीमार हूँ। मॉनिटर गुस्से से कांपती रह जाती है। थोड़ी देर बाद रेंची अपने अपार्टमेंट पहुंचता है और बेड पर लेट जाता है। घड़ी देखता है, स्टेलरस के लाइव होने में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि कैरेक्टर क्रिएशन ठीक 7 PM से शुरू होता है। टाइम टिक टिक करके गुजर रहा है और वो अपने दिमाग में रैंडम टेक्स्ट बुक कोट्स को गेम्स से कंपेयर करने लगता है। साफ दिख रहा है कि भाई को पढ़ाई और बोरिंग होमवर्क से सख्त नफरत है। जैसे ही घड़ी 7 बजाने वाली होती है, रेंशे अपना वर्चुअल रियलिटी हेलमेट पहन लेता है। स्टेलारिस दुनिया का पहला गेम है जो फुल वर्चुअल यूनिवर्स टेक्नोलॉजी यूज करता है। इसे यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड लीडर्स ने तक अपना दूसरा घर मान लिया है। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा एक्साइटेड करती है वो ये है कि जो भी प्लेयर सबसे पहले लेवल 1000 तक पहुंचेगा उसे स्टेलारिस का शेयर होल्डर बनाया जाएगा। मतलब फेम और पैसा दोनों। बेड पर लेटे लेटे वो सोचता है कि करोड़पति बनना कितना आसान लग रहा है, जैसे चिप्स खाना। लेकिन हकीकत बहुत अलग है। दुनिया भर के टॉप गेमर्स इस गेम में उतरेंगे और सिर्फ वही प्लेयर जो सबसे ऊपर पहुंचेगा वही कहलाएगा द बेस्ट। लेकिन रेंशे को पूरा भरोसा है कि उसमें वो दम है। उसके हिसाब से तो वो पहले से ही इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है, और हाँ, वही वाला मेन कैरेक्टर जो कहता है आई वॉज बॉर्न रेडी, लेकिन होमवर्क फिर भी भूल जाता है। तभी उसकी छोटी बहन कमरे के बाहर रोते हुए आती है, कहती है कि उसका पेगी बैंक फिर से टूट गया और वो पूछती है कि क्या रेंशे ने उसके पैसे चुरा लिए। उसने टूटे हुए पेगी बैंक के टुकड़े एक प्लेट में रखे हैं, जैसे कोर्ट में सबूत पेश कर रही हो। वो दरवाजा पीटती है और कहती है कि अगर उसमें हिम्मत है तो बाहर आकर सामना करे, और धमकी देती है कि वो मम्मी पापा को सब बता देगी। रेंशे चिल्लाकर जवाब देता है कि उसने कुछ नहीं किया, वो पिगी बैंक डिप्रेशन में था और उसने खुदकुशी कर ली होगी। अंदर ही अंदर वो वादा करता है कि गेम में पैसे कमाकर वो उसे सब वापस कर देगा। और फिर जैसे ही घड़ी 7 बजाती है, वो तुरंत लाइट ईयर्स में लॉगिन कर जाता है। एक नीली स्क्रीन चमकने लगती है और एक लड़की की मीठी आवाज सुनाई देती है जो उसे लाइट ईयर्स की दुनिया में वेलकम करती है और उसे एडवेंचरर बुलाती है। गेम लोड होते ही एक लड़की रेंची के सामने स्पॉन हो जाती है और खुद को उसकी पर्सनल असिस्टेंट बताती है। वो कहती है कि वो कैरेक्टर क्रिएशन में उसकी मदद करेगी, लेकिन जैसे ही वो आती है अचानक अपने आप को ढक लेती है और ऑकवर्ड होकर पूछती है, तुम कर क्या रहे हो? रेंची तो आधा जमीन पर लेटा हुआ था। उसकी नजरों का सीधा टारगेट उस लड़की की थाइज और लेग्स थे, जैसे कोई अनमैरिड अंकल अपनी जवानी याद कर रहा हो। थोड़ी सी नाक से खून की बूंद निकलती है, जिसे साफ करके वो खड़ा होता है और थम्स अप देता है। फिर कहता है, ग्राफिक्स टॉप टियर है, डिटेल्स रिच हैं, टेक्सचर सुपर रियलिस्टिक है और लाइटिंग इतनी सच्ची है कि उस पर अंडा तल सकता हूँ। भाई मानो गेम नहीं 5 स्टार होटल का रिव्यू दे रहा हो।
असिस्टेंट फिर एक स्क्रीन दिखाती है और कहती है कि अब अपना गेम आईडी चूज करो। रेंशे फुल कॉन्फिडेंस से बोलता है स्टेलरस, लेकिन असिस्टेंट कहती है कि वो आईडी पहले ही किसी ने ले ली है। रेंशे चिढ़ जाता है, सोचता है किसने इतने जल्दी वो नाम ले लिया। फिर वो 7 स्टार्स ट्राई करता है, लेकिन वो भी अनअवेलेबल। कई नाम ट्राई करने के बाद आखिरकार एक नाम मिलता है जो अवेलेबल होता है, यान एक्सिंग। वो तुरंत लॉक कर देता है और चैन की सांस लेता है। सोचता है अगर और देर हो जाती तो पूरा दिन बस नाम सोचते गुजर जाता। अब असिस्टेंट अगला स्टेप दिखाती है, कैरेक्टर टाइप चूज करना। वो 2 ऑप्शन बताती है, स्टैंडर्ड कैरेक्टर और इमर्सिव कैरेक्टर। रेंचे एकदम कंफ्यूज्ड हो जाता है, जैसे सर के ऊपर से सब निकल गया हो। असिस्टेंट समझाती है कि स्टैंडर्ड कैरेक्टर में प्री डिफाइंड रेसेस और एट्रीब्यूट पॉइंट्स असाइन करने होते हैं, लेकिन इमर्सिव कैरेक्टर में सिस्टम खुद तुम्हारी क्वालिटीज के हिसाब से एक रेस क्रिएट करता है और तुम्हें गेम वर्ल्ड में रैंडम ड्रॉप कर देता है। रेंशे पूरी बात सुने बिना ही चिल्लाना शुरू कर देता है। 2 जैसे कोई क्लासरूम में अटेंडेंस ले रहा हो, कहता है रैंडमनेस हमेशा लेजेंड्स बनाता है। असिस्टेंट उसकी चॉइस कंफर्म करती है और सिस्टम उसकी एनालिसिस शुरू कर देता है। मल्टीपल स्क्रीन्स खुल जाती हैं, ब्रेन वेव्स, पर्सनालिटी टेस्ट और भी बहुत कुछ स्कैन हो रहा होता है। रेंशे आंखें बंद करके सोचता है शायद सिस्टम उसे जीनियस कॉम्बैट मास्टर डिक्लेयर करेगा, एलीट रिफ्लेक्सेस और गॉड टियर रेस के साथ एंट्री मिलेगी। लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलता है, स्क्रीन पर रिजल्ट देखकर शॉक्ड रह जाता है। विजर्ड कहता है सोशल पैरासाइट और ट्रेट्स में लिखा होता है आइडल, इग्नोरेंट, शेमलेस, यूजलेस और बाकी तो सेंसर कर दिए गए हैं। स्क्रीन फिर कहती है सी यू एट लेवल 1000 और फेड हो जाती है। रेंशे एक गहरी सांस लेता है, फिर भी मुस्कुराता है और आंखें बंद कर लेता है, रेडी फॉर द वाइल्ड राइड हेड। कुछ देर बाद जैसे ही वो आंखें खोलता है, खुद को अंधेरे से घिरा पाता है। सोचने लगता है कि ये कौन सी जगह है। थोड़ी देर और इंतजार करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी वो बोलता है एट्रीब्यूट्स दिखाओ, इन्वेंटरी खोलो। लेकिन स्क्रीन जवाब देती है एट्रीब्यूट्स अनअवेलेबल। यन छिंग अभी पैदा ही नहीं हुआ। उसी पल उसे सच्चाई समझ में आती है, वो एक अंडा है। वो सोचने लगता है कौन सी पागल रेस ऐसे शुरू होती है। लेकिन फिर इमर्सिव मोड की तारीफ करता है, सस्पेंस, मिस्ट्री, थ्रिल सब है। भाई पूरी तरह कंफ्यूज्ड भी है, एक्साइटेड भी है और आधा पागल भी। लगता है जैसे वो अबाउट टू गेट क्रैक्ड एग क्लब का नया मेंबर बन चुका है। उसी समय रेंचे को अपने खोल के बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। कोई ऐलान कर रहा होता है वो सभी ड्रैगन आइलैंड पर मौजूद फैक्शन लीडर्स का स्वागत करता है, जो काले ड्रैगन कबीले के अगले शासकीय जन्म समारोह को देखने आए हैं। आवाज में गोल्ड ड्रैगन किंग, रेड ड्रैगन किंग, व्हाइट ड्रैगन किंग और कई अन्य का नाम लिया जा रहा था। रेंशे ध्यान से सुनता है और धीरे धीरे सारी बातें आपस में जोड़ने लगता है। उसे समझ में आता है कि वो फिलहाल ड्रैगन आइलैंड पर है और सारे ड्रैगन इस इंतजार में हैं कि काले ड्रैगन कबीले के अगले राजा का अंडा फूटे और फिर एकदम बिजली की तरह सच्चाई उस पर गिरती है। वो खुद उस अंडे के अंदर है। वो यही अंडा है जिसे ड्रैगन कबीला अपना अगला रूलर मान रहा है। ये सोचकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे याद आता है स्टेलरिस की लोर के हिसाब से एक एडल्ट ड्रैगन की ताकत लेवल 600 के आसपास होती है और ब्लैक ड्रैगन्स यानी काले ड्रैगन तो पूरी ड्रैगन प्रजाति में टॉप 3 में आते हैं। उसने कहीं पढ़ा था कि जो प्लेयर ब्लैक ड्रैगन के रूप में जम लेते हैं उन्हें लगभग इनफाइनाइट मैजिक पावर्स मिलती है और उनका मैजिक टैलेंट फेरी ड्रैगन से बस थोड़ा कम होता है। उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ गोल्ड और मेटल ड्रैगन से थोड़ी कम होती है और इंटेलिजेंस विजडम ड्रैगन से पीछे रहती है। लेकिन फिर भी ब्लैक ड्रैगन्स ने वॉर ऑफ गॉड्स के बाद भी बड़ी संख्या में सर्वाइव किया था। अब रेंशे के चेहरे पर वही मुस्कान आ जाती है, जैसे किसी ने उसे ट्रॉफी थमा दी हो। वो सोचता है सिस्टम ने उसे ऊपर से भले रोस्ट किया हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक छुपा खजाना दे डाला। कुछ पल बाद वो अपने शरीर को महसूस करने लगता है और उसे एक लंबी सी आकृति महसूस होती है और एक पूंछ भी। भाई पूरा एक्साइटेड हो जाता है, सोचता है अब तो बस अंडा फोड़ना बाकी है और फिर ये दुनिया मेरे कदमों में होगी। बाहर से आवाज फिर आती है। सारे ड्रैगन उसकी जन्म की घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आवाज उसे कहती है कि अब समय आ गया है, बाहर निकलो और अपने साम्राज्य का आरंभ करो। रेंशे पूरे जोश में भरकर खुद से कहता है मेरा पुनर्जन्म इस धरती को फिर से हिला देगा। वो अपने आसपास की खोल को छूता है, उसे सतह का स्पर्श होता है, लेकिन उसे कुछ अजीब लगता है। खोल कुछ नरम सा है। वो खुद से सोचता है हाँ शायद मेरे ड्रैगन क्लॉज बहुत शार्प हैं, इसलिए ये खोल ऐसा लग रहा है जैसे बटर में छुरी चला रहा हो। बिना देर किए वो खोल तोड़ना शुरू करता है, खुद को अगला ब्लैक ड्रैगन किंग मानते हुए। लेकिन जैसे ही वो खोल तोड़कर आंखें खोलता है, सामने एक पेड़ होता है, एक लंबा सन्नाटा। फिर वो नीचे अपने शरीर की ओर देखता है। वो अंडे से नहीं बल्कि एक कोकून से बाहर आया है।
पूरी तरह कंफ्यूज होकर वो पेड़ से नीचे देखता है जहां ढेर सारे ड्रैगन एक अंडे के चारों ओर खड़े हैं। तब जाकर उसे समझ में आता है कि जिस अंडे की आवाजें वो सुन रहा था वो असल में नीचे था और वो खुद उस अंडे में नहीं है। वो तो बस एक पेड़ पर लटकता हुआ पैरासाइट कैटरपिलर है। एक सेकंड के लिए तो ऐसा लगता है कि वो बेहोश ही हो जाएगा, लेकिन फिर वो खुद को संभालता है और तुरंत सिस्टम से कहता है, एट्रीब्यूट पैनल खोलो। जैसे ही स्क्रीन खुलती है उसके सामने कड़वी सच्चाइयां खड़ी होती है। स्पीसीज पैरासिटिक कैटरपिलर। वो वहीं जम जाता है। उसे याद आता है इस गेम में इंसान भी 50 पॉइंट से शुरू करते हैं और वो बस 10। स्टेलर इसमें रेस वैल्यू किसी भी क्रीचर की नेचुरल एबिलिटी दिखाता है। हर लेवल अप पर प्लेयर को एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं जो स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटेलिजेंस, एजिलिटी और चार्म में बांटे जाते हैं और वही तय करता है कि प्लेयर किस प्रोफेशन में जाएगा। बेस्ट ब्लड वाली स्पीशीज 90 से ऊपर होती हैं, कुछ तो इन्फिनिटी तक। और रेंशे, वो एक ऐसा कीड़ा है जो शायद लेवल 50 पर भी किसी इंसान की लेवल 10 जितना ही रहेगा। ये सोचकर उसकी आंखों में पानी भर आता है। वो नीचे उस खूबसूरत ब्लैक ड्रैगन एग को देखता है और खुद से सवाल करता है कि उसका हिस्सा क्यों नहीं बना ये नियति। वो आसमान की ओर देखता है और नाटकीय अंदाज में चिल्लाता है, हे फ्यूचर के ड्रैगन प्रिंस, मैंने तुझे जन्म लेते हुए देखा। अब मेरी छोटी सी कीड़े जैसी जिंदगी पूरी हो गई है। फिर वो एग को देखकर एक आखिरी दुआ करता है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तू इस दुनिया का महान राजा बने। और आखिर में वो कहता है, अब मैं चला। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर रेंगने लगता है एक झटका लगता है। भाई ये अभी भी गेम है। वो सोचता है अगर शुरुआत इतनी घटिया है तो कैरेक्टर डिलीट करना ही बेहतर है और इमर्सिव कैरेक्टर क्रिएशन को गालियां देना शुरू कर देता है। कितना ओवर हाइप था ये सब। तभी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमकता है, यू हैव फाउंड अ ब्लैक ड्रैगन एग। रेंचे एकदम हक्का बक्का रह जाता है। उधर दूसरी तरफ सारे ड्रैगन्स आपस में बात कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि ये काले ड्रैगन का अंडा आसानी से नहीं फूटेगा, थोड़ा समय और लगेगा। गोल्ड ड्रैगन किंग सुझाव देता है, अब इंतजार छोड़ो, बैंक्वेट शुरू करो। ब्लैक ड्रैगन किंग बस एक बार एक की तरफ नजर डालता है और एकदम बर्फ बन जाता है। वो चीख कर कहता है, अंडा गायब है। जहां अंडा रखा था वहां अब रेंचे उर्फ यानशिंग बैठा होता है। ऑकवर्ड सी मुस्कान के साथ कहता है, यहाँ कोई अंडा था क्या? पूरी स्मूथ क्रिमिनल वाइब्स के साथ मासूम बनता है। सारे ड्रैगन डर के मारे चिल्लाने लगते हैं और यान शिंग को एक और नोटिफिकेशन मिलता है, यू हैव obtained एन अनहैच्ड ब्लैक ड्रैगन एग। ब्लैक ड्रैगन किंग अब और कुछ नहीं कहता, बस एक भयंकर जादू छोड़ देता है जो सीधे उस कीड़े पर गिरता है। यान शिंग को समझ आ जाता है अब बचना नामुमकिन है। वो मन ही मन सोचता है, कम से कम एक प्रो की तरह मरता हूं। और जैसे ही उसकी मौत होती है स्क्रीन भर जाती है नोटिफिकेशन से, यू आर द फर्स्ट प्लेयर टू डाई, टाइटल अर्न्ड, डाइड सुपर फास्ट, प्लस बेस्ट रेपुटेशन, हिडन क्वेस्ट कंप्लीटेड। और फिर सबसे बड़ा शॉक, क्योंकि उसने न्यूबी विलेज में रजिस्टर नहीं किया था, उसे अब ह्यूमन सेटलमेंट के वाइल्डरनेस में रिस्पॉन किया जाएगा। और सबसे खराब, वो अब ड्रैगन रेस का दुश्मन बन चुका है। -500। वो किसी रैंडम जंगल में दोबारा जन्म लेता है, खुद को चारों तरफ देखता है और सोचता है कि चाहे ड्रैगन्स उसे अब कुत्ते की तरह खोज रहे हों, लेकिन उसके पास ब्लैक ड्रैगन का अंडा है। वो मुस्कुराता है, सोचता है इससे पैट बनाऊं या वेपन, जो भी हो अब ये मेरी ताकत बनेगा। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज आती है। वो सिर उठाकर देखता है, एक लेवल 3 बर्ड उसकी तरफ झपट्टा मारते हुए आ रही है और कहानी एक बार फिर से पलटने को तैयार है। जैसे ही यानशिंग ने उस विशालकाय क्रिएचर को देखा, उसकी छोटी सी बग वाली जान डर से कांप उठी। वो झट से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। ठीक टाइम पर वो पेड़ के तने पर कूद गया और बर्ड के अटैक से बच निकला, एक डरे हुए निंजा की तरह। लेकिन वो पक्षी इसे बहुत पर्सनली ले चुका था, जैसे उसे लेवल 1 कीड़ों से कोई पुरानी दुश्मनी हो। यानशिंग मन ही मन गालियां देता है, सोचते हुए कि इतनी बड़ी चिड़िया एक सॉफ्टी क्यूटी जैसे कीड़े को क्यों टारगेट कर रही है। वो बड़बड़ाता है कि इस बर्ड को थोड़ा शांत हो जाना चाहिए और ट्यूटोरियल जोन के फाइनल बॉस जैसा बिहेव करना बंद कर देना चाहिए। पहले हमले के बाद यानशिंग बार बार पेड़ का यूज करके खुद को छिपाता है, कभी उल्टा लटकता है तो कभी इधर उधर झूलता है जैसे कोई कंफ्यूज्ड फ्रूट बैट। वो चुपके से झांकता है और देखता है कि बर्ड पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। हार मानने के मूड में बिल्कुल नहीं है। यानशिंग चिढ़ जाता है और बड़बड़ाता है कि क्या ये बर्ड सच में डुएल चाहती है, क्योंकि ये उसे साफ साफ अपना टारगेट बना चुकी है। हार मानकर वो एक लंबी सांस लेता है और कहता है कि ठीक है, चैलेंज एक्सेप्ट है। फिर वो अपनी हथियार निकालता है, एक सिंपल सा नॉविस आयरन सॉर्ड जिसकी अटैक पावर मुश्किल से 10 है।
वो उसका कॉम्बैट टेस्ट करता है और बर्ड की टांग पर एक स्लैश मारता है, लेकिन डैमेज होता है बस 1 HP। बर्ड की चहचहाहट आती है जो दर्द से ज्यादा बोरियत जैसी लगती है। यानशिंग हैरान रह जाता है, उसे अब ये रियलाइज होता है कि बिना कोई एट्रीब्यूट पॉइंट्स के उसकी अटैक्स बस स्क्रैच जैसी हैं। अब वो सोचता है कि कोई स्मार्ट तरीका निकालना होगा। वो धीरे से बर्ड के पास बढ़ता है और उसे अटैक करने के लिए उकसाता है। जब बर्ड अपनी चोंच से हमला करती है तो यानशिंग जल्दी से डॉज कर लेता है और बर्ड सीधा पेड़ से टकरा जाती है। वो यही ट्रिक कई बार रिपीट करता है और बर्ड हर बार ट्रंक से टकराती है, जैसे किसी बुरे लूप में फंस गई हो। आखिरकार यानशिंग को समझ आ जाता है कि ये फाइट तो उसी की है। ग्राउंड का एडवांटेज उसके पास था और रिजल्ट अब तय था। जैसे ही ओपनिंग मिलती वो स्ट्राइक करता और फाइनली बर्ड गिर जाती, पूरी तरह से हार चुकी। जैसे ही बर्ड का HP 0 होता है, यानशिंग को एक नोटिफिकेशन मिलता है कि वो लेवल 1 से लेवल 2 पर पहुंच गया है। उसका चेहरा ऐसे चमक उठता है जैसे किसी बच्चे को अचानक फ्री वाईफाई मिल गया हो। लेकिन जैसे ही वो इस मोमेंट को एंजॉय करने लगता है, एक और मैसेज पॉप होता है। उसने एक नया टाइटल अनलॉक किया है, क्योंकि वो बार बार बर्ड के एक ही बॉडी पार्ट को टारगेट कर रहा था। टाइटल का नाम है पीडिक्योर मास्टर। लगता है बर्ड्स इस फुट फोकस्ड वॉयलेंस के लिए रेडी नहीं थी। सिस्टम ये भी बताता है कि इस टाइटल से फुट डैमेज में 30% का इजाफा होता है और 1% चांस होता है इंस्टेंट किल का। यानशिंग अब बन चुका था एक टो टेररिस्ट। वो बिना सोचे समझे टाइटल एक्सेप्ट कर लेता है और बर्ड की बॉडी के पास जाता है, उम्मीद करता है कि कुछ आइटम ड्रॉप होंगे। लेकिन जैसे ही वो पहुंचता है, निराशा उसके मुंह पर तमाचा मार देती है। बर्ड ने कुछ भी ड्रॉप नहीं किया, 0, यहाँ तक कि एक पंख तक नहीं। यानशिंग थक कर एक गहरी सांस लेता है और समझ जाता है कि फिलहाल उसे नॉविस सॉर्ड से काम चलाना पड़ेगा। अब वो अपने नेक्स्ट मूव के बारे में सीरियसली सोचने लगता है, क्योंकि उस क्रेजी फाइट से किसी तरह बच निकलने के बाद अब ब्लाइंडली आगे बढ़ना कोई ऑप्शन नहीं है। वो अपनी इन्वेंट्री चेक करता है और उसकी नज़र एक आइटम पर जाती है, ब्लैक ड्रैगन एग। उसके पास ये एग भले ही हो, लेकिन उसे मालूम है कि इसकी वजह से वो पूरे ड्रैगन रेस का दुश्मन बन चुका है। इसे हैच करने के लिए कोई रेयर अपॉर्चुनिटी चाहिए होगी और इसे बेचना तो पूरी तरह से नामुमकिन है। आगे बढ़ते हुए उसकी नजर जाती है एक और आइटम पर, रेजरेक्शन रिंग। वो तुरंत उसे इक्विप कर लेता है, क्योंकि ये हर दिन एक एक्स्ट्रा रिवाइवल का मौका देती है। रिंग को ध्यान से देखने पर उसके मन में आता है कि इसकी लेवल क्या होगी। स्टेलरिस की दुनिया में आइटम्स की लेवल और कलर बहुत मायने रखते हैं और हर क्रिएचर का क्लासिफिकेशन भी लागू होता है। रिंग की आइडेंटिटी निकलती है मिथिक लेवल गियर, जिसे एक लेजेंडरी ड्रैगन ने खुद बनाया था। इतना ही नहीं, उसके पास एक और अनइक्विप्ड ट्रेजर पड़ा है, अनलिमिटेड फूड टिकट। ये एक लॉर्ड लेवल आइटम है जो उसे जब चाहे तब खाने की छूट देता है। सच में ये आलसी एडवेंचर्स के लिए एक परफेक्ट लाइफ सेवर है। फिर वो अपने नोविस सेट की ओर देखता है, जिसमें वही बेसिक वाइट आइटम्स होते हैं जो हर नए प्लेयर को स्टार्टिंग में मिलते हैं, नोविस आयरन सोर्ड, नोविस क्लॉथ रोब और नोविस पैंट्स। ये कपड़े बहुत फैंसी नहीं हैं, लेकिन छोटे मोटे स्टैट बूस्ट जरूर देते हैं। यानशिंग जल्दी से उन्हें पहन लेता है, ये सोचकर कि कोई भी बूस्ट नो बूस्ट से बेहतर है। जैसे ही वो उन्हें इक्विप करता है, नोटिफिकेशन आता है +10 डिफेंस रोप से और +5% मूवमेंट स्पीड पैंट से। लेकिन तभी उसे एक और शॉकिंग नोटिफिकेशन मिलता है, कपड़े शो नहीं हो सकते क्योंकि वो मॉडल से कंपैटिबल नहीं है। यानशिंग को तुरंत अजीब सा महसूस होता है। उसे लगता है जैसे उसे इस गेम वर्ल्ड में बिना कपड़ों के ही दौड़ना पड़ेगा, एक खोए हुए आलू की तरह। एक लंबी सांस लेकर वो आगे बढ़ता है और अपने अवेलेबल स्किल्स चेक करता है। सारे ऑप्शंस में से बस एक ही स्किल एक्टिव होती है, पैरासाइटिज्म। नाम तो बड़ा रॉयल सा है, लेकिन असल में मतलब है किसी और की बॉडी को चुरा लेना। वो स्किल यूज करता है ठीक बर्ड के सामने खड़ा होकर और तुरंत उसकी बॉडी को इक्विप कर लेता है, जैसे कोई रेंटल कार हो। 0 डाउन पेमेंट, फुल कंट्रोल। कुछ ही पल बाद यानशिंग को महसूस होता है कि वो बर्ड की बॉडी को जैसे अपनी ही बॉडी की तरह मूव कर पा रहा है। तभी एक मैसेज कंफर्म करता है कि पैरासिटिज्म स्किल सक्सेसफुल हो चुका है। अब वो हवा में उड़ रहा था, ये जानते हुए कि भले ही उसकी असली बॉडी कमजोर है, लेकिन पैरासिटिज्म उसे दूसरों की बॉडी पर कंट्रोल लेने की पावर देता है। अगर वो पहले से होस्ट को अच्छे से प्रेप कर ले तो किसी भी खतरे को हैंडल कर सकता है और ज्यादातर फाइट्स जीत सकता है। इसके बाद वो अपने सारे 20 डिस्ट्रीब्यूटेबल एट्रीब्यूट पॉइंट्स को सीधा हेल्थ में डाल देता है। उसे मालूम है कि पैरासिटिज्म को एक असली पावरफुल स्किल बनाने के लिए एक एट्रीब्यूट को बहुत ज्यादा हाई करना जरूरी है। इस फैसले के बाद उसका रेस वैल्यू सीधा 10 से बढ़कर 25 हो जाता है। ये सब सेट होने के बाद वो उड़ता रहता है, एक ही मकसद के साथ, और भी स्ट्रांग बॉडीज ढूंढनी है और सबसे तेजी से लेवल अप करना है। जंगल के ऊपर उड़ते हुए उसकी नजर कई क्रीचर्स पर पड़ती है। कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो कुछ इतने वीक कि डर के नाम पर हंसी छूट जाए।
जैसे कि वो एक लेवल 5 का फ्लावर मैंटिस, जो डेंजर से ज्यादा डेकोरेशन लग रहा था। कुछ घंटों की एक्सप्लोरेशन के बाद उसे एक इंटरेस्टिंग टारगेट मिलता है, एक गोल्ड पैटर्न पॉइजन स्पाइडर। उसकी आंखें चमक उठती हैं, शायद ये फाइट वो जीत सकता है। वो एक पास के पेड़ के तने पर बैठकर उस स्पाइडर को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। तभी एक लेवल 7 की फायर एंड कॉलोनी वहां पहुंचती है। ये चींटियां साफ तौर पर स्पाइडर का शिकार करने आई है। स्पाइडर भी उन्हें देख लेती है और उस ट्री ट्रंक को जहर से कोट करने की कोशिश करती है, जहां से चींटियां चढ़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस पूरी अफरा तफरी में स्पाइडर अपनी ही वेब को डैमेज कर बैठती है। कुछ आखिरी कोशिशों के बाद स्पाइडर की वेब पूरी तरह से टूट जाती हैं और वो सीधे नीचे गिर जाती है, ठीक चींटियों के झुंड के बीच। यानशिंग ये सब देखता रहता है, जानता हुआ कि अब इसका अंजाम फिक्स हो चुका है। स्पाइडर के पास कोई एस्केप का रास्ता नहीं बचा। यानशिंग तेजी से खुद को रेडी करता है, क्योंकि भले ही चींटियां उसे बकसलाद बना दें, गोल्ड पैटर्न पॉइजन स्पाइडर को पैरासाइट करने की कोशिश करना वर्थ इट है। आखिरकार फॉर्चून उन्हीं का साथ देता है, जो या तो बहादुर हो या थोड़ा पागल। उसके दिमाग में आता है, या तो ये एक जीनियस मूव बनने वाला है, या फिर सीधा एक एल मोमेंट। जैसे ही चींटी अटैक करना शुरू करती हैं और स्पाइडर को डैमेज होने लगता है, यानशिंग डिसाइड करता है, अब नहीं तो कभी नहीं। अगर उसे पैरासाइट ट्रिक मारनी है तो उसी सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी पर ऑल इन जाना होगा। जैसे ही उसका शरीर स्पाइडर से टच होता है, पैरासिटिज्म एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन तभी एक मैसेज पॉप होता है, टारगेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, पहले एक हेल्थ स्ट्रेंथ चेक जरूरी है। यानशिंग मन ही मन उसे समझाने की कोशिश करता है, सोचते हुए कि क्या ये स्पाइडर सीरियसली बिना लड़े मरना चाहती है, बजाय इसके कि वो अपनी बॉडी किसी ऐसे को दे दे जो शायद चींटियों को क्लैप कर दे। वो चुपचाप उसे एक्सप्लेन करता है कि कंट्रोल छोड़ देना ही उसकी सर्वाइवल की इकलौती चांस है। लेकिन स्पाइडर उसे इग्नोर कर देती है और आखिर में चींटियों के सामने पूरी तरह सरेंडर कर देती है। जैसे ही स्पाइडर का एचपी 0 होता है, एक नया मैसेज आता है, पैरासिटिज्म सक्सेसफुल है। एक चमकती हुई व्हाइट ड्यूरेबिलिटी बार यानशिंग के सामने दिखाई देती है और उसे समझ आता है कि जब भी वो किसी डेड बॉडी को टेक ओवर करता है, सिस्टम उसे एक सेकेंडरी हेल्थ बार देता है, जो उस बग की ओरिजिनल एचपी के बराबर होती है। अब उसे पता है कि जब ये बार खत्म हो जाएगी, तब वो बॉडी पूरी तरह से यूजलेस बन जाएगी। अब उसने कंट्रोल ले लिया था गोल्ड वेटेड पॉइजन स्पाइडर पर, जिसकी रेस वैल्यू बर्ड से भी ज्यादा है, सीधे 35 पॉइंट्स तक। यानशिंग के कॉन्फिडेंस को अब नए पंख मिल चुके थे। वो खुद से एक वादा करता है कि वो इस स्पाइडर की विल को आगे बढ़ाएगा और उन सारी चींटियों से बदला लेगा जिन्होंने उस पर अटैक किया। वो तुरंत पेंसिल फायर करता है और उसे पास के ट्री ट्रंक से अटैच करता है, खुद को ऊपर खींच लेता है। उसे पता है कि इस वक्त फाइट से एस्केप करना ही सबसे स्मार्ट मूव है, क्योंकि उसके चारों तरफ अभी भी दुश्मन मौजूद है और वो पूरी तरह प्रिपेयर्ड भी नहीं है। पेड़ पर आराम करते हुए उसके मन में एक गहरी बात चलती है कि सिर्फ टूल्स ही नहीं, बल्कि यही फर्क है जो इंसानों को बीस्ट से और प्लेयर्स को मॉन्स्टर्स से अलग करता है। हर रिसोर्स का, हर सेकंड का और हर इंच टेरेन का यूज कैसे किया जाए। फिर वो पेड़ के बेस की ओर जहर स्प्रे करता है, सोचता है कि यही वो एक रास्ता है जिससे चींटियां ऊपर चढ़ सकती हैं। उसे हंसी आती है, क्योंकि जैसे ही वो इस जहर में कदम रखेंगी, न सिर्फ उन्हें डैमेज होगा बल्कि साथ ही पेडिक्योर मास्टर टाइटल भी ट्रिगर होगा। वो पैसिव इफेक्ट जो उसकी बग बॉडी के साथ एक्टिव हुआ था, जिससे फुट डैमेज 30% बढ़ जाता है और 1% चांस रहता है इंस्टेंट किल का। चींटियां सीधा उस स्लाइम पर चल पड़ी। सच में स्किल इशू ही कहेंगे इसे। केमिकल अपना असर दिखाने लगा और पास की कुछ और चींटियां भी स्प्लैश डैमेज में फंस कर उड़ गई। हर एक का 30 एचपी डाउन, जैसे किसी फ्री ट्रायल यूजर को बॉस रेड में भेज दिया हो। ऊपर से स्पाइडर लगातार अपनी जगह बदल रहा था, जैसे हाइड एंड सीक खेल रहा हो। जानता था कि चींटियां किसी भी दिशा से ऊपर चढ़ सकती है। पोजीशन बदलते वक्त वो चारों दिशाओं में केमिकल फैला देता है और बूम, कई चींटियां ढेर हो जाती हैं। जब वो उनकी गिरती एचपी देखता है तो हंसते हुए कहता है, ऐसा मैसिव एरिया डैमेज सिर्फ कोई जीनियस ही कर सकता है, और वो भी स्टेलारिस की शुरुआत में। उसे लगता है कि शायद चींटियां पछता रही होंगी कि एक बग्ड अप स्पाइडर प्रो से पंगा क्यों लिया। लेकिन कुछ ही देर में उसे एक सच्चाई समझ आती है, क्योंकि सब एक ही लेवल पर हैं, इसलिए सिर्फ एक स्पाइडर स्किल से सारी चींटियां एक ही बार में खत्म नहीं हो सकती। इसलिए वो और ऊंचे पेड़ पर चढ़ने का फैसला करता है। उम्मीद करता है कि अगर चींटियां जहर में ज्यादा देर रहें तो शायद वो मर ही जाएं, उससे लड़ने की नौबत ही ना आए। टाइम वेस्ट किए बिना वो अपनी स्पिन सिल्क स्किल यूज करता है और अपनी नोविस सॉर्ड को वेब में लपेटता है। फिर उस सिल को योयो की तरह पकड़कर तलवार नीचे फेंक देता है। प्लान काम कर जाता है। ज्यादातर चींटियां जो जहर से बच गई थी और ऊपर चढ़ रही थी, अब उस तलवार अटैक से कटकर गिरने लगती हैं। जैसे ही उनके शरीर जमीन पर गिरते हैं, यानशिंग को एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है। उसका लेवल सीधा 2 से 4 हो जाता है।
उसे तभी याद आता है एक प्रॉब्लम। जस्ट डेड स्पाइडर बॉडी को वो यूज कर रहा है, वो अब हेल्थ या मना रिकवर नहीं कर सकती जैसे असली जीव कर सकता है। वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। पैरासिटिज्म, पॉइजन स्प्रे और फॉलिंग सॉल्ट का कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग जरूर है, लेकिन इसे बार बार यूज नहीं किया जा सकता। फिर भी उसका पीडीक्योर मास्टर स्किल अब भी बहुत यूजफुल है। कभी कभी तो इंस्टेंट किल भी ट्रिगर कर देता है, एक डेडली बोनस की तरह। कुछ ही देर में यान शिंग देखता है कि और चींटियां उन मरी हुई चींटियों की तरफ आ रही हैं। जैसे जैसे वो एंट कॉलोनी को तेजी से इकट्ठा होते देखता है, उसके मन में आता है शायद उनका नेस्ट पास ही है। वो एकदम निंजा की तरह हवा में कूदता है, तैयार अपने अगले मूव के लिए। जमीन पर धड़ाम से लैंड करते हुए वो एक चींटी को पकड़ता है और उसके शरीर के जोड़ तोड़ देता है। जानता है कि यही उनका वीक पॉइंट है। जैसे ही वो उस जॉइंट पर बाइट करता है, चींटी तुरंत मर जाती है, जैसे लैपटॉप इन परसेंट बैटरी पर हो और चार्जर न मिले। फिर वो लगातार अपनी स्पिन सिल्क टेक्निक से तलवार को कंट्रोल करता है और भी चींटियों को खत्म करता है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि अब तो उसे तलवार चलाने के लिए हाथों की भी जरूरत नहीं, ये तो पूरी तरह रिमोट कंट्रोल पर चल रहा है। काफी सारी डेड एंड बॉडीज जमा करने के बाद वो उनसे एंड आर्मर बनाता है, जैसे अस्थायी प्रोटेक्शन। ये आर्मर फिजिकल अटैक्स को अच्छे से ब्लॉक करता है। वो इन बॉडीज को खुद के चारों ओर लपेट लेता है। टाइम वेस्ट किए बिना वो सीधा कॉलोनी की ओर भागता है, फुल हेड ऑन फाइट के लिए तैयार। लेकिन उससे पहले कि ये लड़ाई और आगे बढ़ती, स्पाइडर बॉडी पूरी तरह से जवाब दे देती है और मर जाती है। यानशिंग कुछ पल उसे देखता है और उसकी तारीफ करता है, कहता है कि वो भी एक हीरो था जो आखिरी सांस तक लड़ा। वो वादा करता है कि जंगल स्पाइडर और उसकी क्लैन को कभी नहीं भूलेगा। फिर वो आसमान की ओर देखकर चिल्लाता है, गर्व से कहता है, हमने फाइनल विक्ट्री हासिल कर ली है। और हाँ, आपने सही समझा, उसने पहले ही एक नई बॉडी को पैरासाइट कर लिया था, एक चींटी की। उसे याद आता है वो रूल, इफ यू कैन बीट देम, जॉइन देम एंड फ्लेक्स लाइक अ बॉस। लेकिन इससे पहले कि वो अपना अगला मूव सोच पाए, बाकी की चींटियां वहां से निकलने लगती हैं। वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, सोचता है कहीं ये लंच ब्रेक पर तो नहीं जा रही। कोई जवाब नहीं आता, जाहिर है। तभी उसे एक नया एहसास होता है, अब उसके पास बेसिक कॉम्बैट पावर्स हैं और वो मॉन्स्टर्स और एंड्स को मारकर लेवल अप कर सकता है। वो एक चींटी की तरफ किलिंग इंटेंट से बढ़ता है, लेकिन तभी एक सिस्टम वार्निंग पॉप होता है, बताता है कि उसकी करंट रेस फायर पॉइजन एंड है और जिसे वो अटैक करने जा रहा है वो उसकी एलाई है। इस वार्निंग को देखकर यानशिंग शॉक में आ जाता है। उसे समझ आता है कि पता नहीं कब वो इन चींटियों का ब्रो बन गया। एक पल पहले वो इनसे लड़ रहा था और अब ये उसकी स्क्वाड है। वो इस मोमेंट को कहता है द फास्टेस्ट फ्रेंडशिप अपग्रेड ऑफ ऑल टाइम। पलक झपकते ही उसे 3 नए स्किल्स मिलते हैं, क्योंकि अब वो एक आंट बन चुका है। पहला स्किल है मार्च, इससे वो कॉलोनी की दिशा गाइड कर सकता है और वो रिसोर्सेज ढूंढ सकता है जो क्वीन को चाहिए। दूसरा स्किल है कलेक्टिव अटैक, इससे वो पूरी कॉलोनी को एक टारगेट पर अटैक करने का ऑर्डर दे सकता है और लूट इकट्ठा कर सकता है क्वीन के लिए। तीसरा और आखिरी स्किल है फॉर्मिक एसिड स्प्रे, ये एक हल्का टॉक्सिक और थोड़ा करोसिव एसिड दुश्मन पर स्प्रे करता है। अगर इसे कलेक्टिव अटैक के साथ यूज किया जाए तो 2x डैमेज करता है। इन सारे स्किल्स को चेक करने के बाद यानशिंग बिना समय गवाए सबसे पहले मार्च यूज करता है, ताकि वो कॉलोनी का फ्यूचर गाइड कर सके। न जैसे ही वो स्किल एक्टिवेट करता है, सारी चींटियां उसकी ओर मूव करने लगती हैं, जैसे लॉयल फॉलोअर्स। नेस्ट की ओर वापसी के रास्ते में कॉलोनी का सामना कुछ दुश्मनों से होता है। पहला दुश्मन लेवल 5 डेमोनिक थर्न्स, जो कुछ सेकंड्स में क्रश हो जाता है। फिर आता है लेवल 7 ब्लड थर्स्टी ग्रीन वर्म, लेकिन वो भी इस आर्मी के सामने नहीं टिकता। इसके बाद आता है लेवल 9 डी फॉरेस्ट स्लाइम, जिसका भी वही हाल होता है। फिर यानशिंग एक सुस्त चींटी को देखता है और उसे डांटता है, कहता है कि अगर उसका डैमेज एवरेज से ऊपर नहीं गया तो उसे खुद पर विचार करना होगा। वो बाकी सुस्त चींटियों को भी नोट करता है जो ठीक से ऑर्डर फॉलो नहीं कर रही। उन्हें कहता है कि बाकी टीम की तरह बेस्ट परफॉर्मेंस दो। इसी टीम वर्क की मदद से यानशिंग और भी मॉन्स्टर्स को हराता है, जिसमें एक लेवल 10 डिमोनिक कैट भी शामिल है। इसकी वजह से उसका लेवल 8 से 9 हो जाता है। लेकिन बहुत जल्द उसे एहसास होता है, जैसे जैसे दुश्मन स्ट्रांग हो रहे हैं, कमजोर चींटियां ज्यादा तेजी से मरने लगी हैं। ये देखकर वो तुरंत फैसला करता है कि ज्यादा नुकसान होने से पहले एंट नेस्ट लौट जाना चाहिए। उसी समय उसे एक नया पॉपअप मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि उसने लेवल 10 अचीव कर लिया है। एक और मैसेज आता है, पूरे सर्वर पर वो पहला प्लेयर बन गया है जिसने ये माइलस्टोन हिट किया। बस वहीं से सब कुछ फुल मेन कैरेक्टर मोड में चला जाता है। उसे टाइटल मिलता है लेवलिंग मैनियाक। उसकी एक्सपी स्टैट्स को 3% बूस्ट मिल जाता है। साथ ही वो टाउन एक्सेस अनलॉक करता है अपनी फर्स्ट क्लास चेंज के लिए। कह सकते हैं अब ये लड़का सीढ़ी चढ़ रहा है उस स्पीड से, जैसे पेड़ पर फंसी बिल्ली नीचे उतरती है। सिस्टम उसे एक और रिवॉर्ड देता है, सुपर रेयर प्रोफेशन फ्यूजन स्क्रॉल। यानशिंग की किस्मत सच में स्टेरॉइड्स पर है।
जैसे ही वो स्क्रॉल पकड़ता है, एक सिस्टम पैनल खुलता है जो स्क्रॉल का मैजिक एक्सप्लेन करता है। उसमें लिखा होता है कि प्रोफेशन फ्यूजन स्क्रॉल की मदद से वो किसी भी दो प्रोफेशन स्क्रॉल्स को मर्ज करके एक नया बना सकता है और साथ ही हिडन क्लास मिलने का चांस भी बढ़ जाता है। ये सब पढ़कर यान शिंग हाइप महसूस करता है। उसे समझ आता है कि वो न सिर्फ पहले लेवल 10 वाला प्लेयर है, बल्कि उसे एक टॉप टियर आइटम भी मिल चुका है। यान शिंग तुरंत अपना इन्वेंट्री ओपन करता है, क्योंकि अब उसके पास खेलने के लिए और भी बहुत कुछ है। जैसे ही वो लूट चेक करता है, उसे दो नए वाइट ग्रेड के कॉमन गियर मिलते हैं, पॉइजन एंड आर्मर और पॉइजन एंड गॉन्टलेट्स, जो अब वो पहन सकता है। जैसे ही वो ये पहनता है, उसे एक बात फिर से याद आ जाती है। उसकी अपीयरेंस में कोई चेंज नहीं आता। अब भी वो जंगल में ऐसे ही नंगा घूम रहा है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके स्टैट्स बढ़ चुके हैं और स्किल्स को भी बूस्ट मिल गया है। जैसे ही वो टाउन वापस जाने की तैयारी करता है क्लास चेंज के लिए, उसकी एक्साइटमेंट एकदम से शॉक में बदल जाती है। उसके एकदम बगल में एक लेवल 6 का विशाल रैबिट खड़ा होता है। यान शिंग उस खरगोश की ओर देखता है और मजाक में पूछता है, घूर क्यों रहा है? क्या कभी किसी इतने हैंडसम को देखा नहीं? लेकिन जवाब आने से पहले ही रैबिट उस पर झपट पड़ता है। यान शिंग तुरंत दौश करता है और कहता है, चिल कर भाई। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना वो पैरासिटिज्म यूज करता है और रैबिट के शरीर पर कब्जा कर लेता है। जैसे ही वो उस रैबिट के अंदर एंटर करता है, एक नया नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। लिखा होता है कि वो अब एक स्पेशल स्टेट में है, इन हीट, जिसमें हर एक मिनट में एक जजमेंट होगा। 10% चांस है कि वो खुद को कंट्रोल में रख पाए, लेकिन अगर फेल हो गया तो चीजें वेird हो सकती हैं। यान सिंह अभी नोटिफिकेशन ठीक से पढ़ भी नहीं पाता कि रैबिट अजीब तरह से बिहेव करने लगता है, जैसे उसने कैरेट जूस का ओवरडोज ले लिया हो। एक और पॉपअप आता है, उसने रैबिट के ऊपर से कंट्रोल खो दिया है और वो खरगोश अब भागना शुरू कर देता है, जैसे डेट पर लेट हो गया हो। थोड़ी ही दूर पर उसे एक फीमेल रैबिट दिखती है। यान सिंह बस देखता रह जाता है। रैबिट पीछे से जाकर उसे एक जोरदार हक दे देता है। ये सब देखकर यान शिंग मेंटली डेप्स को क्लैप करता है, बोलता है, गेम तो काफी रियल लग रहा है। ये खरगोश तो इंसानों से भी तेज निकला। लेकिन तभी उसके अंदर पैनिक उठता है। अगर किसी को ये सब दिख गया तो लोग क्या सोचेंगे? इससे पहले कि वो कोई सॉल्यूशन सोच पाए, उसका फोकस शिफ्ट हो जाता है। एक नया मैसेज आता है, उसने फियर स्टेट में एंटर कर लिया है। तभी उसके सामने एक और जायंट रैबिट खड़ा हो जाता है, रैबिट किंग एल्का। यान सिंह पूरी तरह शॉक में फ्रीज हो जाता है। ये कोई आम रैबिट नहीं था, ये था एल्का, जो एक फॉरबिडन मेट को हक करने पर रेज में आ गया है। एक और मैसेज में लिखा था, उसने एल्का की हेट ट्रिगर कर दी है और अब वो कर्स्ड हो चुका है। ये नफरत तब तक नहीं रुकेगी जब तक उनमें से कोई एक मर न जाए। यान सिंह की फियर मीटर और भी बढ़ जाती है। उसे पता चलता है कि रैबिट किंग एल्का एक लॉर्ड लेवल बॉस है, वो टाइप का मॉन्स्टर जिसके लिए कम से कम 5 इक्वल लेवल प्लेयर्स की स्क्वाड चाहिए होती है। लेकिन यान सिंह भागने के बजाय पम्प्ड अप हो जाता है। आखिरकार ऐसे रेयर बॉस से लड़ने का मौका बार बार नहीं मिलता। अब कहानी 30 मिनट पीछे जाती है। एक आलीशान मैंशन के अंदर गेम डेवलपर्स ने दुनिया भर के नेशनल लीडर्स को इन्वाइट किया हुआ है और वो हॉलवे से होते हुए अंदर जा रहे हैं। जैसे जैसे वो साथ चलते हैं, बहस शुरू हो जाती है। एक ग्रुप दावा करता है कि लेवल 1000 सबसे पहले कंट्री ए का प्लेयर पहुंचेगा, जॉनथन, क्योंकि उसके पास इंटर डायमेंशनल गॉड की ब्लड लाइन है और उसकी बेस रेज वैल्यू सबसे ज्यादा है। लेकिन कंट्रीज सी, वाई और जी के लीडर्स तर्क देते हैं कि उनके प्लेयर्स भी कम नहीं है। उसी ग्रुप में एक नौजवान चुपचाप नेशनल लीडर्स की तरफ देखता है। वो सोचता है कि उसे जलन हो रही है। ये सारे प्लेयर्स जो प्रेसिडेंट्स ने चुने हैं, उन्हें मैक्स लेवल का सपोर्ट मिलता है। उनके अकाउंट्स बैकएंड से बूस्ट किए जाते हैं। वो मानता है कि वो तो एक नॉर्मल प्लेयर है, लेकिन किस्मत से उसे सेकेंड जनरेशन वेयरवुल्फ की ब्लड लाइन मिली थी, जिसकी रेस वैल्यू 56। सुपर हीरो तो नहीं बना, लेकिन कचरे में भी नहीं है। वो एक लड़की की तरफ देखता है जो प्लेयर है और जिसकी रेस है फ्लावर फेरी, वैल्यू 58। उसकी नेचर बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी बैटल पावर इतनी कम है कि वेट नूडल से भी कमजोर लगती है। फिर वो एक और प्लेयर को देखता है, मैजिक पपेट साइबॉर्ग। नाम सुनने में कूल है, लेकिन असलियत में वो एक चलता फिरता जंकयार्ड है, जिसे लेवल अप करने में जिंदगी निकल जाए। तभी वो लोग मेन रूम तक पहुंचते हैं। वो लड़का मुस्कुराकर नेशनल लीडर्स की तरफ इशारा करता है और कहता है, फ्यूचर के ब्राइटेस्ट स्टार्स इस दरवाजे के अंदर हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। उसकी नजर सबसे पहले एक कटे हुए हाथ पर जाती है, फिर एक ऐसा सिर दिखता है जो बॉडी से पूरी तरह अलग पड़ा होता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो चीखता है, ये तो कंट्री ए वाला जॉनथन है। बाकी सारे टॉप प्लेयर्स भी मरे पड़े होते हैं। सबका सडन टेररिस्ट अटैक में सफाया हो चुका होता है। लड़का घबरा जाता है और चीखता है, सिक्योरिटी को बुलाओ, नेशनल लीडर्स को फौरन इवैक्यूएट करो। कंट्री ए का लीडर वहीं जड़ हो जाता है, बड़बड़ाता है,
जॉनथन को ये किसने किया? उसी पल एक ठंडी सी आवाज कमरे में गूंजती है। एक लड़की लाशों के बीच से निकलती है और सीधे लीडर्स के पास चलती है। वो खुद को फीमेल प्रोटैगनिस्ट कहती है और दावा करती है कि हर कैरेक्टर इंस्पायरेशन से पैदा होता है और उसका मिशन है स्टोरी का मेन क्वेस्ट पूरा करना। वो बाहर निकलती है और कहती है कि उसने रीबर्थ लिया है और अब उसे फाइनल पजल का आंसर पता है। एक नाइफ हाथ में लेकर वो पूछती है, क्या तुम लोग येरो के साथ फाइनल डायलॉग पूरा करना चाहते हो लेवल 1000 पहुंचकर? फिर वो खुद ही हंसती है और जवाब देती है, इम्पॉसिबल, इसके लिए 3000 प्लेयर्स को लेवल 1000 तक पहुंचना होगा, जो इंसानों के बस की बात नहीं है। लेकिन फिर वो कहती है, मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने येरो को देखा है और लो लेवल रेसेस की लिमिट्स को पार किया है। और खुद को बताती है, द ओनली होप। ये सुनकर एक नेशनल लीडर पूछता है, ये पागल लड़की कौन है? और गार्ड्स को ऑर्डर देता है, इसे शूट करो। लेकिन लड़की गार्ड्स की बात इग्नोर करती है और सीधे सिक्योरिटी कैमरे की तरफ देखती है और कहती है, मैं ऑथर को देख सकती हूँ। फिर पूछती है, क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं नेशनल लीडर्स को अगला टारगेट बना दूं? बिना किसी जवाब का इंतजार किए वो हंसने लगती है, मजाक में पूछती है कि क्या वाकई ऑथर चाहता है कि वो पूरा बॉस मोड ऑन करके हर वर्ल्ड लीडर को ठिकाने लगा दे, जैसे कोई मसालेदार ड्रामा क्वीन हो। फिर वो खुद ही हंसते हुए कहती है कि ऑथर ने हाँ ही बोला होगा, शायद फ्रंट पेज न्यूज और रीडर्स के शौक वाले रिएक्शन के ख्वाब देखते हुए। लेकिन वो फिर भी मानती है कि ये पूरा आइडिया बेकार है, जैसे बिरयानी पर केचप डालना। वो दोबारा पूछती है कि क्या सच में ऑथर इतना बकवास सीरियसली ले रहा है। फिर वो बताती है कि उनका ये पूरा वर्ल्ड, जिसमें पहाड़, नदियां, समंदर, स्काई स्क्रेपर्स, जहाज और एयरशिप्स हैं, सब फेक है। यहाँ तक कि उनके अपने बॉडीज भी असली नहीं है। असली अर्थ के डिस्ट्रक्शन के बाद इंसान स्पेस नोमैड्स बन गए थे। वहीं से उनकी असली कहानी शुरू हुई थी। वो कहते हैं कि रियल वर्ल्ड में यूरो ने इंसानों के स्पेसशिप को ब्लॉक कर दिया था और इस सच्चाई को छुपाने के लिए मेन एआई यानी पंगू ने एक वर्चुअल वर्ल्ड बना दिया, ताकि जो लोग स्पेस में भटक रहे हैं वो शांति और कंफर्ट की इल्यूजन में जीते रहे। यूरो से लड़ने के लिए पंगू ने स्टेलरिस नाम की एक वर्चुअल दुनिया बनाई, जहां लोगों को यह विश्वास था कि कोई रियल हीरो उठेगा और सबको बचा लेगा। वो बताती है कि उसने और उसके 4 साथियों ने एक पैक्ट किया था कि वो सब साथ में लेवल 1000 तक पहुंचेंगे और अगर ऐसा हुआ तो उन्हें असली दुनिया में जाकर यूरो का सामना करने का हक मिलेगा। लेकिन जिस पल उनके दिमाग स्पेसशिप से डिस्कनेक्ट किए गए, वक्त एकदम टेढ़ा हो गया, ना समझ में आने वाला, ना ही पकड़ में आने वाला। उसे बस इतना याद है कि वो लोग जैसे किसी शांत मैदान से गुजरती हवा की तरह थे, जो सूरज की नजर तक में भी नहीं आए। स्टेलारिस प्रोजेक्ट पूरी तरह फेल हो गया। वो दावा करती है कि जब उसकी आंख खुली तो वो इंसान नहीं रही थी, वो इवॉल्व कर चुकी थी। उसके मुताबिक अब उसके जैसे किसी के लिए ब्रेन जैसा बॉडी पार्ट जरूरी ही नहीं रहा था। जब वो अकेले स्पेसशिप पर लौटी तो उसने वो दिन देखा जब स्टेलारिस पहली बार लॉन्च हुआ था। शुरुआत में उसे लगा शायद वो रीबॉर्न हुई है, लेकिन जल्दी ही समझ आ गया कि पेंगू ने वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर सबकी मेमोरी फिर से रिसेट कर दी है, स्टेलारिस को रीबूट करने के लिए, ताकि असली मेन कैरेक्टर फिर से उभरे। तभी एक लीडर चिल्लाता है जैसे कोई विलन का ऑडिशन दे रहा हो और कहता है कि वो इस वक्त दुनिया के टॉप लीडर्स के सामने खड़ी है, वो लोग जिन्हें इंसानियत के सारे सीक्रेट्स का गार्जियन कहा जाता है। बिना देरी किए वो लड़की की तरफ उंगली करता है और गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि उसे मार डालो। साथ ही कहता है कि उसका ब्रेन ढूंढ के उसे डिस्ट्रॉय करो, जैसे वो कोई ईवल यूएसबी हो। लेकिन फीमेल प्रोटोगनिस्ट एकदम काम और ठंडी आवाज में जवाब देती है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि पंगू के पास पहले से ही बैकअप्स हैं और जब तक खुद पंगू डिस्ट्रॉय नहीं होता उसे मारकर कुछ भी हासिल नहीं होगा। उसी वक्त एक और लीडर बोलता है, उसे वापस देकर खुश होकर कहता है कि जरूर उसने कुछ बहुत बड़ा झेला है, जिसने उसे मारने का आदेश दिया था। अब वो कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है क्या वाकई पंगू ने सबकी मेमोरीज मिटा दी हैं। फिर एक और लीडर बोलता है कि अगर इस बार वो सफल हो जाती है तो इंसानियत हमेशा उसकी आभारी रहेगी। पर हर कोई सहमत नहीं होता। एक और लीडर बोलता है कि जो लोग खुद को प्रोटोगनिस्ट कहते हैं वो अक्सर बुरे अंजाम तक पहुंचते हैं और उसे चेतावनी देता है कि वो ये मत समझे कि वो अकेले पूरी दुनिया से लड़ सकती है। लेकिन फिर एक और लीडर खड़ा होता है और कहता है कि पंगू ने उन्हें बाईपास करके उसे टॉप लेवल अथॉरिटी दे दी है और अभी के लिए उनके पास पंगू के फैसले पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। एक और लीडर उसकी ओर इशारा करता है और कहता है, अगर तू सच में चोजन वन है तो जा और इंसानियत के लिए स्टार रूट खोल। फीमेल प्रोटैगनिस्ट तब एकदम शांत लेकिन गहराई से बोलती है, जब वो यारो के सामने खड़ी थी तो एक ही चीज उसे खींच रही थी, इंसानियत को बचाने का ख्याल। वो कहती है, चाहो तो उसे इंसानियत की सेवियर बुलाओ, एवोल्यूशन की बॉस लेडी, प्रॉफिट या फिर मिस स्टार रूट। फिर वो उन प्लेयर्स की ओर इशारा करती है जिन्हें उसने अभी अभी गेम से बाहर फेंका था और कहती है, इन जोकरों ने तो सरदर्द बना दिया था। और लीडर से कहती है, इन्हें दोबारा रिस्पॉन्ड मत करना, बहुत इरिटेटिंग है। फिर वो घड़ी देखती है और कहती है, 7 बज चुके हैं, स्टेलरिस लॉन्च का टाइम है। बिना किसी को बोलने का मौका दिए वो एकदम निंजा की तरह गायब हो जाती है, जैसे किसी डेडलाइन पर हो। उसे गायब होते देखकर
सारे लीडर्स वहीं खड़े रह जाते हैं, सिर खुजाते हुए। उसी वक्त पंगो एक साइकिक मैसेज उनके दिमाग में भेजता है, बता देता है कि मरे हुए प्लेयर्स के ब्रेन्स सील हो चुके हैं और वो इस ईरा में वापस नहीं आएंगे। साथ ही कहता है कि किसी वोट या मेमोरी रीसेट की अब कोई ज़रूरत नहीं है। इस बीच फीमेल प्रोटैगोनिस्ट एक रैंडम टाउन में स्पॉन होती है और अपने आउटफिट की तरफ देखती है। अब जाकर उसे उन सफोकेटिंग कपड़ों से आज़ादी महसूस होती है। वो गेम में वापस फोकस करती है और सोचती है कि अपने वीक अर्ली स्टैट्स के साथ उसे अर्जेंटली गियर बूस्ट की ज़रूरत है, भले ही बिना कपड़ों के दौड़ने से उसकी स्पीड और भी तेज़ हो जाए। उसे याद आता है कि अपनी पिछली लाइफ में एक क्रैश टीयर लड़के को, जिसके पास इंटर डायमेंशनल गॉड की ब्लड लाइन थी, एक ऐसा डिवाइन आइटम मिल गया था जो सारे वेट पेनल्टीज हटा देता था। वो जल्दी से अपना कैरेक्टर शीट खोलती है और देखती है उसकी रेस है ऑर्डिनरी ह्यूमन और उसके पास सिर्फ 50 पॉइंट्स है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बिना सोचे वो पूरे 50 पॉइंट्स एजिलिटी में डाल देती है। फिर वो अपना नाम चुनती है, यन एक्स, वही नाम जो उसने अपनी पिछली लाइफ में यूज किया था। लेकिन जैसे ही वो नाम कंफर्म करती है, पॉपअप आता है, दिस नेम इज ऑलरेडी टेकन। वो थोड़ी देर सोचती है, कुछ पल बाद नाम फिर से अवेलेबल हो जाता है और वो समझ जाती है कि शायद किसी और ने उसी वक्त यही नाम डाला और फिर कैंसिल कर दिया। उसे लगता है कि क्या उसके 4 साथियों में से कोई और भी वापस आया है, शायद ये कोई सिग्नल हो। वो तुरंत अपना नाम कंफर्म करती है और डिसाइड करती है कि अब उसे न्यूबी विलेज का ट्रेजर हासिल करना है। अपनी इंसेंस स्पीड की वजह से वो भीड़ के बीच से जूम करती हुई निकल जाती है और उसे एक टाइटल मिलता है, फ्लीट एज अ फैंटम, उसकी टॉप टियर एजिलिटी के लिए। साथ ही वो एक नई स्किल भी अनलॉक करती है, फैंटम स्ट्राइक, जो एक डबल डैमेज मूव है जिसमें उसके हर स्ट्राइक का एक फैंटम वर्जन भी डैमेज करता है। कुछ ही देर में वो पहुंचती है जंग के ब्लैकस्मिथ शॉप पर, जहां दुकान का मालिक बाहर आराम से बैठा है, जैसे कोई बड़ी टेंशन नहीं। जैसे ही वो उसे देखता है, हल्का सा फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। ये सुनते ही वो कुछ सेकंड्स तक उसे घूरती है। वो देखती है कि ये बंदा खुद को बहुत बड़ा समझता है, खुद को न्यूबी विलेज का सबसे ताकतवर ब्लैकस्मिथ बताता है। आवाज ऊना ऊंची, अंदाज बदतमीज और बातों में ऐसा एटीट्यूड जैसे सूरज उसी के लिए निकला हो। लेकिन वो जानती है कि ये बंदा गेम में प्रोग्रेस करने का एक जरूरी हिस्सा है। उसे ये भी याद है कि इसी ब्लैकस्मिथ के जरिए एक और इम्पोर्टेंट स्टोरी लाइन कैरेक्टर तक पहुंचना मुमकिन है। यानी ये सिर्फ एक बेकार एनपीसी नहीं, बल्कि पावर अप्स की कड़ी में हिडन मसाले की तरह है। जब वो उसे घूर रही होती है तो ब्लैकस्मिथ अपना पैर उठाकर कहता है, साइड हो जा, तू मेरी सनलाइट ब्लॉक कर रही है, जैसे कोई फोटोसिंथेसिस करने बैठा हो। लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देती, पूरा इग्नोर कर देती है। उसके दिमाग में साफ है कि अब वो इंसानों से ऊपर उठ चुकी है। अब वो कोड सिमुलेट कर सकती है, लाइट सिग्नल्स भेज सकती है और डेटा ट्वीक कर सकती है जैसे कोई रियल हैकर। हाँ, आगे चलकर वो सब ठीक भी कर देगी ताकि पंगू नाराज न हो। बिना टाइम वेस्ट किए वो पंगू से 1000 करेंसी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने को कहती है, ये प्रॉमिस करते हुए कि बाद में लौटा देगी। और जैसे ही वो बोलती है, पैसे उसके इन्वेंटोरी में आ जाते हैं बिना किसी सवाल के। पैसे मिलते ही वो सीधे बोलती है, वेपन्स चाहिए, नो लेवल कैप, नो क्लास लिमिट, दिखाओ बेस्ट एट्स, सबसे महंगे और सारे टाइप के हथियार। ये सुनते ही ब्लैकस्मिथ सीधा खड़ा हो जाता है और पूछता है, क्या सच में तू उतनी लोडेड है? साथ में वार्निंग भी देता है कि अगर पैसे नहीं दे पाई तो वो गार्ड्स को बुला लेगा। फिर भी वो हथियार दिखाने लगता है, एक से एक तगड़े वेपन्स, जिनमें एक लॉर्ड टियर का लॉन्ग सोर्ड भी है जो लेवल 3 सोर्ड तक काम आ सकता है। वो साफ बोल देता है कि हर वेपन की कीमत 10,000 है और बार्गेन बिल्कुल नहीं होगा। वो एक सॉर्ड पर नजर डालती है और तुरंत पहचान जाती है कि इसकी फॉर्जिंग टेक्निक वही है जो एक हिडन एनपीसी सिखाता है। लेकिन उसे पता है कि न्यूबी विलेज में हाई क्वालिटी मटेरियल्स नहीं मिलते, इसलिए स्टैट्स कुछ खास नहीं है। यानी देखने में तो बड़ा वेपन है, लेकिन काम बटर नाइफ से ज्यादा नहीं करेगा। इसमें एक ही स्किल है, राइचियस असैसिनेशन, जो मॉन्स्टर्स पर 50% एक्स्ट्रा डैमेज देता है। फिर भी उसे लगता है कि बाकी जंग के मुकाबले ये बेहतर है। स्टेलरिस में वैसे भी ड्रॉप रेट्स इतने लो हैं कि लेवल 300 के प्लेयर्स भी अभी तक ग्रीन एलीट गियर पहनते हैं, जैसे कोई रेट्रो फैशन हो। इसलिए वो मानती है कि लाइट एट्रीब्यूट और बेस डैमेज इसे यूजफुल बनाते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो साफ कह देती है, मैं हर हथियार के सिर्फ 1000 ही दूंगी और बार्गेन मैं भी नहीं करने वाली। शॉपकीपर आंखें बंद करता है जैसे मेडिटेशन कर रहा हो और ठंडे लहजे में बोलता है, प्राइस 10,000 ही रहेगा, एक पैसा भी कम नहीं। तुरंत ही वो लड़की सॉर्ड सीधा उसकी गर्दन पर रख देती है, डराने के लिए। ब्लैकस्मिथ डर के मारे पसीने पसीने हो जाता है और हाथ जोड़ता है, ठीक है, ले जा सब हथियार 1000 में, बस मेरी ब्लैकस्मिथ जर्नी शुरू होने से पहले खत्म मत कर। वो खड़ा होता है, उसे डर से घूरता है और कहता है, इतनी डरावनी क्यों है तू? फिर बड़बड़ाता है, ईवल मीट्स ईवल और बुरे लोग हमेशा अपने अंजाम तक पहुंचते हैं।
जब वो बॉक्स से वेपन्स निकालने जाता है तो वो लड़की चुपचाप खड़ी रहती है। उसके दिमाग में याद आता है कि अपनी पास्ट लाइफ में एक प्लेयर ने इसी ब्लैकस्मिथ को अपनी खुद की सिटी बनाकर रिक्रूट किया था, और हाँ, बाद में उसने सच में एक डिवाइन वेपन फोर्स किया था। लेकिन तब तक सब लोग ऑलरेडी लेवल 600 पर पहुंच चुके थे और डिवाइन वेपन्स की कोई खास वैल्यू नहीं बची थी। थोड़ी ही देर में शॉपकीपर वापस आता है और वेपन्स उसे थमा देता है। ये रहे जो मांगे थे। जैसे ही वो वेपन्स पकड़ती है उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है। उसने 13 आइटम्स रिसीव किए हैं, राइचियस असैसिनेशन लॉन्ग सॉर्ड, लाइट आयरन बो, शाइनिंग स्टैफ और कई और। यानी एक पूरा वेपन बफे मिल गया, इतना कि कोई भी लूट गॉब्लिन जल जाए। अब वो एक एक वेपन टेस्ट करने लगती है, जैसे एवेंजर्स का गियर खरीद रही हो डिस्काउंट पर। स्टेलरिस में प्लेयर्स अपने खुद के फाइटिंग मूव्स बना सकते हैं, यहाँ तक कि रियल लाइफ स्किल्स भी यूज कर सकते हैं। उसे पता है कि हर वेपन उसकी पर्सनल फाइटिंग स्टाइल बनाने में मदद करेगा। वो खुद से मजाक करती है, अगर स्वैग भी कोई स्टैट होता तो मैं ऑलरेडी मैक्स लेवल होती। वो ये भी रियलाइज करती है कि अपने पिछले लाइफ में जो भी वेपन स्किल्स उसने मास्टर किए थे, अब वो सब फिर से इंपोर्ट कर सकती है। जैसे ही वो पूरा सेट ट्राई करती है, ढेर सारे नए टैलेंट्स, स्किल्स और टाइटल्स अनलॉक हो जाते हैं। लेकिन एक टाइटल सबसे ज्यादा अटेंशन खींचता है, वेपन मास्टर। ये टाइटल हर बार वेपन स्विच करने पर उसे 20% एक्स्ट्रा डैमेज देता है। नोटिफिकेशन पढ़ते ही वो समझ जाती है कि अब सिर्फ सोर्ड, बो स्टाफ, डैगर और हैमर से उसके पास एक परफेक्ट अर्ली गेम किट है। लो लेवल मॉन्स्टर्स को हराना और लेवल 10 तक पहुंचना अब बिल्कुल आसान है। सर्वर पर सबसे पहले लेवल 10 पहुंचने का मौका अब उसके पास है। तभी ब्लैकस्मिथ फिर से बोलता है, अब निकल जा, सब खरीद चुकी है। वो समझ जाती है कि अब मूव करने का टाइम है। उसे पता है कि हिडन एनपीसी कहाँ है, इसलिए और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। वो सीधे वाइल्ड में टेलीपोर्ट करती है और हंटिंग शुरू कर देती है। वेपन स्विचिंग बोनस की वजह से वो बहुत जल्दी एक लेवल 3 रीड पेजेंट, लेवल 5 स्पॉटेड डियर, लेवल 2 स्लाइम, लेवल 7 पिगमैन और लेवल 8 डीमन हाउंड को अकेले ही मार देती है, जैसे कोई चीट मोड चला रही हो। जैसे ही वो लेवल 9 पहुंचती है, उसे याद आता है कि पहले चैप्टर में कुल 10 बॉसेस हैं। उसके मन में आता है, बॉस फाइट्स, ब्रिंग इट ऑन बेबी। उसे पता है कि लेवल 10 बॉस तो नॉर्मल मॉन्स्टर है, लेकिन लेवल 20, 40, 60 और 80 वाले एलीट हैं। और इससे भी बड़ा धमाका, लेवल 30, 50, 70 और 90 वाले लॉर्ड्स होते हैं। और लेवल 100 पर आता है असली हीरो मॉन्स्टर। सुनने में तो जैसे स्पाइसी करी ऑफ पेन लगती है, लेकिन वो पूरी तरह रेडी है इसे खाने को। उसे पता है कि जो भी सबसे पहले इन बॉसेस को हराएगा, उसे उनके लेवल से एक टीयर ऊपर का गियर मिलेगा और वो उस लूट बफे को किसी और को नहीं लेने देगी। इसी दौरान उसकी नजर एक लेवल टेस्ट रेवन टाइगर पर पड़ती है और वो बिना देर किए बैटल में कूद जाती है। जैसे ही टाइगर हवा में लीप करता है, वो सीधा आगे बढ़ती है और अपने हथियार से वॉर कर देती है। टाइगर को रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिलता, एक ही हिट में उसका गेम ओवर। वो चुपचाप उसकी बॉडी को देखती है और खुद की तारीफ करती है, फास्टेस्ट मल्टी हिट कॉम्बो यूजर इन द गेम। जैसे एक चमकता सितारा एक सेकंड में पूरी रोशनी के साथ। किल होते ही कुछ सिस्टम नोटिफिकेशंस आते हैं। एक में लिखा होता है कि उसे नया टाइटल मिला है, टाइगर स्लेयर, जो उसे 20% डॉज चांस देता है ऐसे क्रीचर्स के खिलाफ जो उससे बड़े हैं। साथ में मिलता है एक वैम्पायरिक साइथ, डिसेंट गियर पीस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है लेवल अप का। सिस्टम बताता है कि अब वो टाउन जा सकती है अपनी फर्स्ट क्लास चेंज के लिए, पर वो मैसेज पढ़ने के बाद फैसला करती है क्लास चेंज बाद में पहले रैबिट किंग एल्का को हराना है। उधर रेंची अब पूरी तरह जमीन पर गिरा पड़ा था, जैसे उसकी ताकत जवाब दे चुकी हो। वो उठने की कोशिश ही कर रहा था कि सामने से रैबिट किंग एल्का ने हाई स्पीड चार्ज एक्टिवेट कर दी। अगले ही पल वो हवा में उछलता है और एक जंगली चीख के साथ रेंची की ओर टूट पड़ता है। रेंची की आंखों में पल भर को खौफ तैर जाता है। अंदर से हल्का सा कांपते हुए वो सोचता है, अब गया काम से। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अलका की स्पीड का कोई जवाब नहीं था। वो सीधा आकर उसके सीने में पूरी ताकत से टकरा गया। एक तेज धमाके के साथ रेंशी पीछे उछलता है, जैसे कोई गुब्बारा जमीन से टकराकर दूर जा गिरा हो। भला ये बंदा केवल कैरेट्स खाने वाला नहीं, कैरेट से ट्रेनिंग करके बना है। जैसे ही रेंची उठने की कोशिश करता है, राजा एक बार वो फटाफट सुपर जंप स्किल यूज करके आकाश छूने लगता है। रेंची घबरा जाता है। अलका का उछलना देख जरा भी यकीन नहीं हो रहा। जैसे ही वो वापस जमीन पर जोर से उतरता है, जैसे कोई इमारत गिर रही हो, रेंसी बाल बाल बचता है। अलका गुस्से से भरा हुआ उसकी तरफ फिर से झपट पड़ता है, लेकिन रेंची छक्कर बच निकलता है। लेकिन राजा का निगाह उतनी देर तक उसके ऊपर टिक जाती है कि रेंची समझ जाता है अब रवाना हो जाना चाहिए। रेंची भागता है, लेकिन अलका भी पीछे पीछे आता है, सीधे एक बड़ा सा बाइट मारने की कोशिश करता है। इस बार भी रेंची अपने स्किल से डॉज कर जाता है और बातचीत में थोड़ी दूरी बना लेता है। रैबिट किंग धीरे धीरे जमीन पर उतर कर कहता है, दूसरे रैबिट सोचते थे मैं फाइट नहीं कर सकता,
सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने लड़ना ही नहीं चाहा। रेनशी ये सब देखकर और ज्यादा नर्वस हो जाता है। ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है, हालांकि दोनों रैबिट्स हैं, लेकिन एल्का स्टैट स्पीड, पावर और मोबिलिटी के मामले में एक डिफरेंट लेवल पर है। रेनशी जानता है कि उसे अब जीतना मुश्किल है। एल्का की सुपर जंप एक रेगुलर जंप से 3 गुना दूर तक जाती है, तो रेनशी वो चीज करता है जो सबसे सेंस बना भाग जाता है। कुछ ही कदम आगे उसे एक पेड़ मिल जाता है। बिल्कुल पैनिक में एक पार्कूर स्टाइल मोड़ मारते हुए 90 डिग्री शार्प टर्न, वो जिग जैग में चलने लगता है जैसे एक कंफ्यूज्ड मॉस्किटो। और बूम, उसे सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है, अनलॉक स्किल एजाइल जंप। अब मिड एयर भी दिशा बदल सकते हैं। टाइमिंग ऐसी मजेदार की पूछो ही मत। अल्का जो तेज दौड़ते हुए पीछे से आ रहा था, पेड़ से टकराकर गिर जाता है, एकदम कॉमिक तरीके से। कार्टून मोमेंट। रेनशी पल भर को पीछे मुड़कर देखता है और फिर बोलता है, अब मेरी मोबिलिटी बढ़ गई है, मैं ऑफिशियली एकल फास्ट हूँ। लेकिन रैबिट किंग अल्का गुस्से से चिल्लाता है और वो जमीन से मैजिक स्किल यूज करके स्पाइकी कैरेट स्पाइक्स समन करता है। एक स्पाइक सीधा रेनशी की गर्दन या छाती में चुभता है। वो स्पाइक को पकड़कर जूझता रहता है। ये रैबिट किंग मैजिक भी करता है। रेंश सोचने में पड़ जाता है कि यह कोई रैंडम बॉस नहीं, बल्कि एक फुल ब्लोन लॉर्ड लेवल थ्रेट है। सुपर मोबाइल, अटैक पावर तक जोरदार, हेल्थ मजबूत और हाथ से फाइट करने से लेकर लॉन्ग रेंज एबिलिटीज तक अच्छी तरह लैस। मतलब एक ऑलमोस्ट परफेक्ट ऑलराउंडर। तो वो तुरंत याद करता है, प्लेयर्स ने इसे नाम दिया लॉन मोवर। सोलो प्लेयर्स को चेतावनी दी जाती है कि अगर ये बीस्ट बीट करनी है तो कम से कम लेवल 30 होना चाहिए, प्लस स्ट्रॉन्ग क्लास के साथ होना चाहिए। तभी रेनशी एक गेम चेंज मूव करता है। वो हवा में जंप करता है ताकि रैबिट किंग की नजर अपनी तरफ खींच सके। ये मूव काम करता है। आल्का एक तेजी से बुलेट की तरह उस पर झपटता है, लेकिन मिड एयर में रेंशी को रियलाइजेशन होता है आल्का इतना भूखा लग रहा है कि कहीं वो उसे अभी लंच में ना कन्वर्ट कर दे। तो लगता है पैनिक मोड है, लेकिन टाइम नहीं। वो पैरासिटिज्म स्किल कैंसिल करता है, जैसे किसी मैजिशियन एस्केप ट्रिक में बच्चों की ऑडियंस से बच के निकल गया हो। वो जमीन पर उतरकर वापस देखता है तो पाता है कि अल्का पुराने रैबिट की बची बुची बॉडी खा रहा है, जैसे कोई स्नैक हो। जैसे ही अल्का फिनिश करता है, उसे थोड़ी हेल्थ रिकवर होती है, प्लस 10 पॉइंट्स की हीलिंग मिल जाती है। रेंची सोचता है अब तो नॉर्मल तरीके से भागना है, लेकिन रैबिट किंग उसे फॉलो नहीं करता। वो समझ जाता है कि शायद अल्का की हेट्रेड सिर्फ उस होस्ट रैबिट बॉडी से है जो उसने पैरासाइज की थी। वो हंसता है, अब मुझे ब्लेम मत करना। रैबिट किंग की स्किल सेट उसको याद आती है, हाई स्पीड चार्ज, सुपर जंप, कैरेट स्पाइक्स, 9 लड़ाई में बाइट, साथ में क्लासिक बॉस स्किल्स जैसे क्लॉ स्ट्राइक और स्पीसीज इंटिमिडेशन। रेनशी इंटरनली हंसता हुआ कहता है, आई थिंक आई क्रैक द मेथड टू विन। उसे पता आता है कि उसी फॉरेस्ट में जहां रैबिट किंग बड़े हुए हैं, वही फॉरेस्ट उनकी हार की वजह भी होगी, या उनकी कब्र भी बन सकती है। कुछ समय बाद रैबिट किंग अल्का गहरी नींद में होता है। रेंशी एक फीमेल रैबिट की डिस्गाइज लेकर वापस लौटता है। वो कसकर हिप्स हिला हिलाकर रैबिट किंग का ध्यान तुरंत खींचता है। अल्का एक्साइटेड होकर उस तरफ कूदता है, जैसे फाइनली। लेकिन जैसे ही वो पास आता है, रेंशी हंसता है और बोलता है, एंजॉय कर ले भाई, लेकिन मैं इस 18+ एडल्ट सीन का हिस्सा नहीं बनूंगा। फिर वो तेजी से पैरासिटिज्म कैंसिल करके तुरंत एक मैंटस को पैरासिटाइज करता है और फिर वही डिस्गाइज में वापस रैबिट किंग की नजरों तक क्वाइटली पहुंचता है। उसे पता है मीटिंग सीजन एक बड़ा वीकनेस है अल्का का, और बस अभी अल्का का दिमाग उसमें ही लगा हुआ है। रेनशी सोचता है क्या थर्ड लेग भी रियल मानेगी, ताकि पेडिक्योर मास्टर पैसिव स्किल ट्रिगर हो जाए। कॉन्फिडेंट तो है, लेकिन कॉमन सेंस लैगिंग मूड में है। लेकिन उसके अंदर एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, स्किल कंडीशंस नॉट मैट, यानी थर्ड लेग काउंट नहीं हुआ। फिर भी वो रैबिट किंग के पीछे स्टेल्थ में पहुंचकर एक जोरदार स्लैश करता है। अल्का को 30 हेल्थ पॉइंट्स कट जाते हैं। रैबिट किंग चौंक जाता है। किंग दर्द से चीख उठता है और अचानक बगल में खड़ी फीमेल रैबिट को चबाने की कोशिश करता है। रेनशे गुस्से में आ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि रैबिट किंग सच में अपने ही नस्ल की रैबिट को खाकर खुद को हील करना चाहता है। बिना कोई देर किए वो तुरंत अपनी इंसेक्ट फॉर्म कैंसिल करता है और बोलता है कि वो ये बकवास बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे ही किंग अपना मुंह खोलकर फीमेल रैबिट को कुतरने वाला होता है, रेनशे बिजली की रफ्तार से उसकी बॉडी में पैरासिटिज्म एक्टिवेट कर देता है। वो झट से एजाइल जंप यूज करता है और स्मूथ एस्केप करते हुए फीमेल रैबिट को ठीक टाइम पर बचा लेता है। लेकिन जैसे ही वो भागने लगता है, रैबिट किंग एक पागल की तरह उसका पीछा करना शुरू कर देता है। उसे अपनी तरफ आते देख रेन शे के चेहरे पर टेंशन दिखने लगती है। वो बड़बड़ाता है कि अल्का इतनी तेज है कि अब तो पंख भी मदद नहीं करेंगे। तभी उसकी नजर एक नजदीकी पेड़ पर पड़ती है और वो सोचता है अब जंगल के असली बॉस की तरह फाइट शुरू करनी चाहिए।
वो फीमेल रैबिट के शरीर से पैरासिटिज्म हटाता है और सीधा छलांग लगाकर एक लेवल 10 डीमोनिक ट्रिएंट की तरफ बढ़ता है। अब वो उसी को कंट्रोल करने वाला है। जैसे ही रैबिट किंग अलका अपना मुंह खोलकर फिर से फीमेल रैबिट पर झपटता है, रेंज से तुरंत वाइन एंटेंगलमेंट एक्टिवेट कर देता है। पेड़ की बेलें निकलकर किंग के पैरों को जकड़ लेती हैं और उसे हवा में खींच ले जाती हैं। अब वो हवा में लटक रहा है। भले ही इस अटैक की पावर ज्यादा ना हो, लेकिन पेडिक्योर मास्टर की हेल्प से वो कम से कम कुछ सेकंड के लिए किंग को जड़ बना सकता है। बिना टाइम गंवाए वो बेलों को फिर से कंट्रोल करता है और गिरी हुई फीमेल रैबिट से एनर्जी ड्रेन करना शुरू कर देता है। उसे पता है कि अगर वो एक्सेलरेटेड अब्जॉर्प्शन यूज करे, जो चूसने जैसी स्किल है, तो वो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खींच सकता है। कुछ ही पलों में फीमेल रैबिट की हेल्थ 0 हो जाती है और रेंशे उसकी पूरी ताकत को सोख लेता है। रैबिट किंग ये देखकर दहाड़ उठता है, सदमे और गुस्से से कांपता है। किंग की हालत देखकर रेंशे उसे ताना देता है और कहता है कि ये तो बस वार्म अप राउंड था। फिर वो रैबिट किंग का चेहरा जंगल की ओर मोड़ता है और शांत लहजे में बताता है कि ये इलाका डेमोनिक ट्रेंस का है। वो जोड़ता है कि ये पेड़ भले अपने आप हमला न करे, लेकिन उसने इन सभी को पहले ही पैरासिटाइज कर रखा है, अलका के आने से पहले ही। अब वो एक एक पेड़ के बीच स्विच करते हुए बार बार वाइन एंटेंगलमेंट यूज कर सकता है, जिससे वो किंग को ऐसे जकड़े रखेगा जैसे कोई जंगल बरीटो। अब रैबिट किंग जमीन पर बेसुध पड़ा है, आंखें बंद, बेलों में कसकर बंधा हुआ। रेंशे गर्व से कहता है कि उसकी ट्रींट फॉर्मेशन मिशन अब पूरी हो चुकी है। इसके बाद वो पैरासाइटिज्म कैंसिल करता है और तेजी से पॉइजन एंड कॉलोनी के लीडर की बॉडी पर कंट्रोल ले लेता है। अब भाई किसी वन मैन आर्मी जनरल की तरह मूव कर रहा है। अगर चींटियों के पास वॉकी टॉकी होते तो सब उसे सलाम ठोक रही होती। पूरी मेन कैरेक्टर एनर्जी के साथ वो चींटी आर्मी को रैबिट किंग पर अटैक करने का कमांड देता है। इस बार उनके पास है फॉर्मिक एसिड स्प्रे, जो सीधा मौत का टूल है। अब पूरा जंगल जैसे वाइल्ड लाइफ वॉर जोन बन चुका है और रैबिट किंग बना है उसका वीआईपी गेस्ट। जब तक चींटियां अटैक करती रहती हैं, रेंशे एक से दूसरे ट्रेन में स्विच करता है और वाइन एंटेंगलमेंट को बार बार ट्रिगर करता है। साथ ही वो उन कॉप्सेस को भी यूज करता है, जैसे गोल्ड पैटर्न पॉइजन स्पाइडर, फायर पॉइजन एंड क्वीन, डीमोनिक कैट वगैरह, ताकि उनकी स्पेशल स्किल्स एक्टिवेट हो सके। लेकिन उसका सबसे जरूरी मूव होता है लेवल 9 डीप फॉरेस्ट स्लाइम पर कंट्रोल लेना। उसे पता है कि इसकी स्किल कोरोसिव डिसोल्यूशन सबसे तेज अटैक स्पीड के साथ बाइंडिंग्स को पिघलाने का काम करती है। वो स्लाइम को किंग के पैरों पर चिपका देता है और ध्यान से देखता है कि कैसे वो स्लाइम की कोरोजन और पेडिक्योर मास्टर की कॉम्बो से सब कुछ पिघलाना शुरू कर रहा है। ये सब देखकर रेंशे राहत की सांस लेता है और सोचता है कि शायद यही वो कॉम्बो है जो किंग को आखिरकार गिरा सकता है। कुछ ही पलों में रैबिट किंग दर्द से कराहा उठता है और तभी रेंशे को एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है। मैसेज बताता है कि पेडिक्योर मास्टर स्किल ने अपनी 1% इंस्टेंट किल चांस को ट्रिगर कर दिया है और देखते ही देखते रैबिट किंग की हेल्थ 0 हो जाती है। उसे एक और मैसेज आता है कंग्रेचुलेशंस के साथ कि उसने लॉर्ड लेवल बॉस रैबिट किंग एल्का को हरा दिया है और उसे एक हीरो टियर आइटम हर्मिट्स रिंग मिलती है। साथ ही वो पैरासिटिक आफ्टर इफेक्ट नाम की एक नई स्किल अनलॉक करता है, जो उसे ये पावर देती है कि वो किसी भी पहले से पैरासिटाइज क्रिएचर को मरने से पहले एक लास्ट कमांड दे सके। और आखिर में सिस्टम उसे याद दिलाता है कि वो अब लेवल 10 पर पहुंच चुका है और बिना क्लास एडवांसमेंट के अब आगे लेवल अप नहीं कर सकता, इसलिए अब उसे टाउन जाना ही पड़ेगा। कुछ ही पलों बाद रेंशे ने रैबिट किंग अलका को लूटना पूरा कर लिया। उसके चेहरे पर वैसी मुस्कान थी जैसे किसी बच्चे को छुपा हुआ कैंडी का स्टॉक मिल गया हो। जो आखिरी आइटम उसने उठाया वो था एक हीरो टियर गियर हर्मिट्स रिंग। इस रिंग की खासियतें भी कमाल की थी। सबसे पहले तो ये उसकी डॉजिंग एबिलिटी को 30% तक बढ़ा देती थी। रिन ने मजाक करते हुए खुद से कहा कि अब तो मच्छर भी मिस कर देंगे। दूसरी बात, अगर वो किसी के पीछे होता है तो दुश्मन उसे नोटिस नहीं करते, मतलब एकदम निंजा स्टाइल में। और तीसरा फायदा, वो अपना नाम लीडर बोर्ड्स और पॉपअप से छुपा सकता था, जैसे कोई अंडरकवर बॉस। खुश होकर उसने वो रिंग पहन ली और संतुष्टि से सिर हिलाया। उसने माना कि ये रिंग रेजरेक्शन रिंग जितनी ओपी तो नहीं, लेकिन फिर भी इसकी एबिलिटीज काफी काम की थी, खासकर स्ट्रॉन्ग एनिमीज से लड़ने में। इधर दूसरी ओर फीमेल प्रोटैगनिस्ट जंगल के अंदर भागती जा रही थी, एक बड़े फाइट के लिए खुद को तैयार करते हुए। रास्ते में उसने कई बीस्ट्स को हराया और मन ही मन ये स्वीकार किया कि इंसान की लिमिट्स को तोड़ देना वाकई बहुत शानदार एहसास है। कुछ देर बाद वो लेवल 20 बॉस जोन के पास पहुंच गई। जैसे ही उसने आसपास के पेड़ों और शांत माहौल को देखा, उसे अंदाजा हो गया कि यही रैबिट किंग अलका का एरिया है।
थोड़ी देर सर्च करने के बाद उसे लेवल 20 बॉस रैबिट किंग साकार दिखा। वो एक पेड़ के पीछे छिप गई और ध्यान से उसे देखने लगी। वो सोचने लगी कि अगर वो पहली ही ट्राई में इसे हरा दे तो उसे हर्मिट्स रिंग मिल सकती है, एक परफेक्ट आइटम जो उसे छुपने और स्मार्ट फाइटिंग में मदद देगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि रैंशे पहले ही रैबिट किंग अल्का को हराकर रिंग ले चुका है। उसने जल्दी से अपने हथियार को शॉर्ट ब्लेड में बदल लिया, जानते हुए कि अगर उसकी स्किल्स सही से लैंड हुई और डबल डैमेज स्टैक कर गया तो वो एक ही वार में फाइट खत्म कर सकती है। जैसे ही वो धीरे धीरे रैबिट किंग के पास बढ़ने लगी, उसने समझ लिया कि उसकी अलर्ट रेंज लगभग 5 मीटर है। वो उस जोन से बाहर ही रही, खुद को पूरी तरह तैयार होने तक रोकती रही। उसे ये भी पता था कि अगर वो भागने की कोशिश करती तो रैबिट किंग एक रेंज्ड मैजिक अटैक समन स्पाइक्स ट्रिगर करता, इसलिए उसका बेस्ट ऑप्शन था कि वो इंस्टेंट किल के लिए जाए। बिना समय गंवाए वो रैबिट किंग अल्का की ओर चार्ज कर गई, मन ही मन गुड बाय बडी कहती हुई। वो उसे कल में फेंकने वाली थी, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंची, बूम! रैबिट किंग के चारों ओर के पेड़ अचानक एक्टिव हो गए और उन्होंने वाइन एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल किया। उसकी आंखें फट गईं, लेकिन किसी तरह उसने इसे चकमा दे दिया। बुदबुदाते हुए बोली, ये तो मेरे प्लान में नहीं था। ये वैसा था जैसे कोई बॉस फाइट शुरू की हो और उसके कजन्स भी लड़ाई में कूद पड़े। उसने जल्दी से बैक ऑफ किया, कंफ्यूज हो गई थी। अब उसे समझ आया कि जो मूव अभी उस पर यूज हुआ वो था वाइन एंटेंगलमेंट। उसके मन में सवाल उठने लगे कि डेमोनिक ट्रेन्स आखिर रैबिट किंग के टेरिटरी में क्या कर रहे हैं। वो जैसे ही खड़ी होने लगी, उसने देखा कि उसके नीचे की जमीन क्रैक होने लगी है, जिससे वो एकदम शॉक्ड और जमी हुई सी रह गई। इससे पहले कि वो कोई रिएक्शन दे पाती, रैबिट किंग, जिसे असल में रेंज से कंट्रोल कर रहा था, ने अचानक ग्राउंड स्पाइक्स का अटैक किया। अटैक सीधे उसे लगा और उसकी वॉपन छिनकर दूर जा गिरी। जैसे ही वो हवा में उछली, उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। रैबिट किंग का फाइटिंग स्टाइल अब अलग लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे अब तक पता नहीं था कि कोई और बॉस को कंट्रोल कर रहा है। उसके जमीन पर गिरने से पहले रैंचे, जो अब रैबिट किंग के शरीर में था, ने सुपर जंप एक्टिवेट किया और सीधा उसकी तरफ छलांग मारी। उसने एक भारी अटैक उसकी पीठ पर लैंड किया, जिससे वो फिर से हवा में उछल गई और हल्की सी दर्द भरी आवाज निकली। अब रैबिट किंग ने हाई स्पीड चार्जेस में अटैक की चेन शुरू कर दी थी। इससे पहले कि वो संभल पाती, रैबिट किंग ने एक बार फिर डैश करके पंच मारा, जिससे वो सीधा जमीन से टकरा गई। उसे काउंटर करने का मौका तक नहीं मिला। उसका शरीर धूल में गिरा, थोड़ा लुढ़क गया और उसकी हेल्थ 0 हो गई। वो जमीन पर ऐसे लेटी थी जैसे कोई चपटा पैनकेक हो। रैबिट किंग पास उतरा और उसकी ओर चलने लगा। रेंशे को समझ आ गया था कि आखिरकार उसने जीत हासिल कर ली है और अब वो एक नया ह्यूमन बॉडी यूज कर सकता है। उसने रैबिट किंग के शरीर से बाहर कदम रखा और लंबी सांस ली, सोचते हुए कि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी जल्दी ट्रैप में फंस जाएगा। इतनी जल्दी किसी को पकड़ना ऐसे लग रहा था जैसे कोई बेट की जगह स्नैक्स से मछली पकड़ ले। उसे याद आया कि उसने पेड़ पर पैरासिटिक आफ्टर इफेक्ट छोड़ दिया था, जिसने उसकी पैरासिटिज्म स्केल कैंसिल करते ही वाइन एंटेंगलमेंट ट्रिगर कर दिया। उसे यह भी पता था कि अगर रैबिट किंग अल्का के स्किल्स समन ग्राउंड स्पाइक्स, सुपर जंप, हाई स्पीड चार्ज को एक साथ यूज किया जाए तो वो लीथल कॉम्बो बन जाती है। यहाँ तक कि कोई लेवल 20 टैंक क्लास भी एक ही हिट में ढेर हो सकता है। इसके बाद ये लड़ाई एक स्लो एंडोरेंस फाइट में बदल जाती है, जिसमें रैबिट किंग कभी पीछे नहीं हटता। बिना समय गवाए रेंशे हवा में उछला और फीमेल प्रोटैगनिस्ट की ओर बढ़ा, अपनी स्किल पैरासिटिज्म एक्टिव करते हुए। कुछ ही सेकंड्स में उसने उसकी बॉडी पूरी तरह टेक ओवर कर ली। जब रेंशे ने अपनी आंखें खोली, अब इंसानी शरीर में, तो वो बेहद एक्साइटेड था। वो बच्चों की तरह उछलने लगा, जैसे उसे चॉकलेट की दुकान मिल गई हो। उसने थोड़ा स्ट्रेच किया और एट्रीब्यूट पैनल ओपन किया। स्टैट्स चेक करते हुए उसने सोचा कि एक बैलेंस्ड बिल्ड शायद बेहतर हो, लेकिन फिर सोच लिया कि कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब उसके पास ह्यूमन बॉडी है तो वो कभी भी किसी टाउन जाकर एक सही क्लास चुन सकता है। उसे वैसे तो मेले क्लासेस पसंद थी, लेकिन उसे लगा कि मैजिक क्लास उसकी पैरासिटिज्म स्किल्स के लिए ज्यादा सूटेबल होगी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर दोबारा रैबिट किंग अल्का के शरीर पर गई, वो थोड़ा सीरियस हो गया। उसे एहसास हुआ कि अगर पैरासिटिज्म को कोर एबिलिटी बनाना है तो अलग अलग बॉडीज को कंट्रोल करना और सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना जरूरी होगा, और ये सब मैजिक क्लास के साथ थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। तभी उसे एक आइडिया आया और वो चौड़े होठों से मुस्कुराते हुए जोर से बोला, मैजिक से भी बेहतर एक क्लास है नेक्रोमेंसर, एक डार्क एलिमेंट यूजर जो लाशों को इकट्ठा करता है, उन्हें कंट्रोल करता है और लाइफ मैजिक को अजीब तरीके से यूज करता है। रेंचे हवा में मुक्का मारता है जैसे किसी बच्चे को जीतने के बाद खुशी मिली हो। वो जोर से बोलता है कि चूंकि नेक्रोमांसर क्लास
को अनलॉक करने के लिए पहले मेज बनना पड़ता है, इसलिए यही रास्ता उसके लिए सबसे सही रहेगा। चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कान के साथ वो चिल्लाता है कि अब वो सीधे न्यूबी विलेज जा रहा है और फिर जंगल से वैसे भागता है जैसे कोई बंदा फ्री वाईफाई के लिए लेट हो रहा हो। कुछ ही देर बाद उसे एक झुंड काले भेड़ियों का सामना करना पड़ता है। बिना समय बर्बाद किए वो अटैक शुरू कर देता है और अपनी स्किल डेथ स्लैश का इस्तेमाल करता है। उसकी एक ही हिट में भेड़िया ढेर हो जाता है और रेंशे अपने हाथ को देखकर मुस्कुरा उठता है। उसे अब पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि उसका एक्सट्रीम एट्रीब्यूट सेटअप जबरदस्त पोटेंशियल रखता है। उसकी हाई स्पीड, फास्ट क्रिट्स और रैपिड अटैक्स उसे ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि अगर उसकी मूवमेंट और टाइमिंग शार्प रहे तो उसका रियल लाइफ फाइटिंग एक्सपीरियंस उसकी कम एचपी को भी मैनेज कर सकता है। वो मन ही मन स्टेलारिस की तारीफ करता है। उसे लगता है कि यही वो चीज है जो इस गेम को खास बनाती है। चारों ओर नजर घुमाते हुए वो देखता है कि और भी काले भेड़ियों के ग्रुप उसकी ओर बढ़ रहे हैं। वो पोजीशन लेकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और खुद से मजाक करता है कि क्या ये वुल्फ्स सब एक साथ अटैक करेंगे या फिर कस्टमर सर्विस की तरह लाइन में लगेंगे। उसी समय जंगल के दूसरी तरफ एक न्यूबी हंटिंग ग्रुप एक विशाल सांप की बॉडी के पास खड़ा है जिसे उन्होंने अभी अभी हराया है। एक प्लेयर एक्साइटेड होकर बताता है कि उनकी किस्मत गजब की है, एक साथ 20 टेमर क्लास स्क्रॉल और इलीट पेटेक दोनों ड्रॉप हुए हैं। ग्रुप की एक लड़की उछलती हुई चिल्लाती है कि आखिरकार उन्हें कोई बड़ा जैकपॉट मिला है। फिर वो उसी लड़के की ओर मुड़ती है जिसने कुछ सेकंड पहले लूट के बारे में बताया था और पूछती है कि 20 टेमर होता क्या है, क्या ये कुछ रेयर चीज है। इससे पहले कि वो लड़का कुछ बोल पाए, ग्रुप का मेच बोल पड़ता है कि बीस्ट टेमर एक एलिट क्लास है जिसे लेवल 200 तक यूज किया जा सकता है। वो जोड़ता है कि अगर इसे एलिट ईयर थंडर पाइथन पैट के साथ जोड़ा जाए तो उनकी टाइगर हंटिंग गैंग की सबसे स्ट्रॉन्ग गिल्ड्स में से एक बन सकती है। मुस्कुराते हुए वो स्क्रॉल ग्रुप के सबसे ताकतवर लड़के की ओर बढ़ा देता है, ये कहते हुए कि ये स्क्रॉल असल में उनके बिग ब्रो का ही हक है। लड़की भी बड़े भाई की तरफ देखती है और हाँ में हाँ मिलाती है, कहती है कि उसके पास सबसे बेस्ट मूव्स हैं और अगर उसने थंडर पाइथन को जंगल में खींच कर न लाया होता तो शायद पूरा ग्रुप अब तक रिस्पॉन पॉइंट पर चाय पी रहा होता। मेज भी सिर हिलाता है और सजेस्ट करता है कि चूंकि बिग ब्रो ने अब तक अपनी लेवल 10 क्लास एडवांसमेंट नहीं की है तो उसे सीधे बीस्ट टेमर बन जाना चाहिए। आखिर मॉन्स्टर्स को टेम करना क्वेस्ट में मुर्गियों को पकड़ने से कहीं ज्यादा कूल लगता है, लेकिन बिग ब्रो अपनी आंखें बंद करता है और शांत भाव से स्क्रॉल लेने से मना कर देता है। वो ग्रुप को धन्यवाद देता है लेकिन बताता है कि उसके टेक्निक स्टैट्स बहुत हाई हैं, इसलिए वो वॉरियर के रास्ते पर ही बना रहेगा। इसके बजाय वो स्क्रॉल मेज को लेने को कहता है और उसे याद दिलाता है कि उन्हें लेवल में आगे रहना होगा ताकि दूसरों की लूट मार सके। फिर वो लड़की की तरफ मुड़कर उसे प्रीस्ट कहकर बुलाता है और कहता है कि वो असैसिन और शील्ड वॉरियर के ड्रॉप्स चेक करे जिन्हें उन्होंने अभी अभी हराया है। साथ ही वो कहता है कि इसके बाद सबको टाउन लौटना चाहिए ताकि वो अपने गियर अपग्रेड कर सके और न्यूबी विलेज के एंट्री पॉइंट को कंट्रोल में रख सके। उधर रेंचे, जो अब भी फीमेल प्रोटैगनिस्ट के शरीर में था, काले भेड़ियों को हराने के बाद दूर से इस पूरी ग्रुप को देख रहा था। उसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है जो अब असासिन की बॉडी के पास घुटनों के बल बैठकर लूट चेक कर रही थी। ये देखकर रेंचे हल्की सी मुस्कान के साथ बुदबुदाता है कि इन्हें हराने में मजा आएगा। उसे समझ आता है कि ये उसका पहला प्लेयर ग्रुप है जिससे उसका सामना हुआ है और ये कोई और नहीं बल्कि नोटोरियस न्यूबी हंटिंग ग्रुप है। वो पहले से जानता था कि ये ग्रुप गेम की शुरुआत में अपनी एडवांटेज का इस्तेमाल करते हुए न्यूबी विलेज के बाहर कैंप लगाता है। साथ ही उसे ये भी पता है कि बिगनर प्लेयर्स के पास अक्सर छोटे मोटे क्वेस्ट रिवार्ड्स और थोड़े बहुत पैसे होते हैं जो इन्हें आसान टारगेट बना देता है। फिर भी ये ग्रुप रियल फाइट में भले ही कमजोर हो लेकिन इनकी संख्या काफी होती है। रेंशे को इस बात की भी कोई परवाह नहीं कि उस पर क्रिमिनल स्टेटस लग जाएगा या नहीं। उसे पता है कि अनक्लास न्यूबीज को मारने से क्राइम स्टेटस ट्रिगर नहीं होता और इससे भविष्य के कॉम्पिटिटर्स भी हट जाते हैं। जैसे ही प्रीस्ट लूट कलेक्ट करने में बिजी होती है, रेंशे फीमेल प्रोटैगनिस्ट पर से अपनी पैरासिटिज्म स्किल कैंसिल करता है और धीरे से उसकी तरफ रोल करते हुए बढ़ता है, वार के लिए तैयार। प्रीस्ट की नजर एक हरे बॉल जैसे ऑब्जेक्ट पर पड़ती है जो असल में रेंशे ही है और वो कंफ्यूज होकर उसे उठाती है। इधर मैच टाइप प्लेयर स्क्रॉल को हाथ में देकर खुश होता है। तभी उसकी नजर प्रीस्ट पर जाती है जो अब खड़ी हो चुकी है। वो क्यूरियस होकर देखता रहता है, इस बात से बेखबर कि अब प्रीस्ट का शरीर रेंशे कंट्रोल कर रहा है जिसने उसे पूरी तरह पैरासाइट कर लिया है। रेंशे बिना कुछ बोले प्रीस्ट के शरीर में रहकर एक मैजिक स्पेल कास्ट करता है और पूरे असैसिन की लूट जमीन पर फेंक देता है। जैसे ही मटेरियल्स गिरते हैं, रेंच नोट करता है कि असैसिन के पास कई अच्छे आइटम्स थे और उन्हें एक जगह इकट्ठा कर लेना ज्यादा आसान रहेगा। मेज थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रही है, जैसे कि वो लूट को कबाड़ समझकर फेंक रही हो। फिर भी रेंच से कुछ नहीं कहता और प्रीस्ट की कपड़े उतारना शुरू कर देता है। जैसे ही बस उसकी ब्रा और अंडरवेयर रह जाती है,
मेज की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और उसकी नाक से हल्का नोज ब्लीड बहने लगता है। शर्म से लाल होते हुए वो जल्दी से उसकी ओर बढ़ता है और उसका कंधा पकड़ता है। वो धीरे से बुदबुदाता है कि उसे समझ में आता है कि वो एक्साइटेड है, लेकिन शायद उन्हें पहले डेट करनी चाहिए और फिर शादी, उसके बाद ही। लेकिन उससे पहले कि वो अपनी फैंटेसी में और आगे बढ़े, रेंशी अचानक पैरासिटिज्म कैंसिल करता है और प्रीस्ट के शरीर से बाहर निकलकर सीधे मेज की ओर छलांग मारता है। प्लेयर्स के रिएक्ट करने से पहले ही रेंशे एक बार फिर अपनी पैरासिटिज्म स्किल एक्टिवेट करता है, इस बार सीधे मेज क्लास प्लेयर पर। पिछली कहानी में हमारे पैरासाइट दोस्त ने हनी ट्रैप की मदद से मैच की बॉडी को पूरी तरह कंट्रोल में ले लिया था। उधर बिग ब्रदर ने विशाल सांप थंडर पाइथन को लूटना शुरू कर दिया था। जैसे ही वो उस मरे हुए सांप की बॉडी पर बार बार वार करता रहा, वैसे ही खून टमाटर सॉस की तरह बहता रहा। हर वार के बाद उसे थंडर पाइथन मीट कलेक्टेड की नोटिफिकेशन मिलती रही। कुछ मिनटों तक लूट गॉब्लिन की तरह लगातार ग्राइंड करने के बाद उसने चैन की सांस ली और खड़ा हो गया। उसके पास अब सींग और हड्डियां थीं, हथियार बनाने के लिए, खाल थी आर्मर के लिए, और जल्द ही आने वाली क्लास एडवांसमेंट के साथ उसे पूरा भरोसा था कि अब वो आसानी से रैंक्स में ऊपर चढ़ जाएगा। उसकी खुशी और बढ़ गई जब उसने स्क्रॉल की ओर देखा जो अभी उसे मिला था। अंदर ही अंदर वो मुस्कुराया, क्योंकि ये एक एपिक टियर क्लास स्क्रॉल था, ऐसा स्क्रॉल जो उसकी लेवलिंग को बेहद स्मूथ बना सकता था। इस स्क्रॉल में हाइब्रिड क्लास दी गई थी जो मैजिक और फिजिकल दोनों तरह के अटैक्स को इस्तेमाल कर सकती थी। ये न सिर्फ फिजिकल डैमेज के खिलाफ इम्यून थी, बल्कि अनडेड माउंट्स को कंट्रोल करने की पावर भी देती थी। एक अपग्रेड पाथ तो डार्क ड्रैगन नाइट तक भी जाता था। बिग ब्रदर अपनी किस्मत पर हंस पड़ा। उसे याद आया कि बाद की सिटीज के प्लेयर अक्सर शेयर करते थे कि कई रीजन्स पर लाइट और डार्क टेम्पल्स जैसे रिलीजियस एनपीसी फैक्शंस का कंट्रोल होता है। उसने सोचा कि रेयर क्लास मिलने के बाद डार्क टेम्पल में जगह बनाना अब और आसान हो जाएगा। पसीना पोंछते हुए वो प्रीस्ट और मैज की तरफ मुड़ा और कैजुअली बोला कि अब लूट खत्म हो गई है तो वापस टाउन लौट चलते हैं। लेकिन जैसे ही उसने उनकी ओर देखा, वो एक पल के लिए ठहर गया। सामने का सीन ही अजीब था। रीस जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी और मैं चुपचाप उसके पीछे खड़ा था। बिग ब्रदर ने हंसते हुए हाथ हिलाया और मजाक में पूछा, ओहो, जंगल में रोमांस चल रहा है क्या? डोंट वरी, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, जल्दी रैप अप कर लो। लेकिन कुछ मिनटों बाद भी जब दोनों वैसे के वैसे ही खड़े रहे, बिग ब्रदर को कुछ गड़बड़ लगी। थोड़ा क्यूरियस होकर वो उनके पास जाने लगा और पूछा, क्या तुम दोनों पहली बार कर रहे हो? समझ नहीं आ रहा क्या करना है? मजाकिया अंदाज में उसने मैच के कंधे पर हाथ रखा और कहा, एज ए जेंटलमैन तुम्हें लीड लेना चाहिए, थोड़ा एक्शन दिखाओ। वो खुद को उस पल का लव गुरु समझ रहा था, लेकिन उससे पहले कि वो अपनी सलाह पूरी करता, मैज ने अचानक अपना हाथ उठाया और सीधा बिग ब्रदर के चेहरे पर एक जोरदार फायर ब्लास्ट छोड़ दिया। आग की लपट ने उसे पीछे उछाल दिया, जैसे कोई आलू बोरे से निकलकर जमीन पर गिरा हो। वो जमीन पर गिरा, चौंक गया और गुस्से से जलता हुआ चेहरा पकड़े चीख पड़ा, मैं तो बस हेल्प कर रहा था, मारा क्यों बे? लेकिन बात खत्म होने से पहले ही प्रीस्ट उसके पास आई और सीधा उसके चेहरे और आंखों पर ब्लाइंडिंग स्लाइम का स्पेल डाल दिया। बिग ब्रदर अब पूरी तरह तिलमिला गया। दर्द से चिल्लाता हुआ वो कहने लगा, बस करो, सीरियसली अब मैं बहुत गुस्से में हूँ, कैंसिल कर इस जादू को। लेकिन इससे पहले कुछ और होता। दोनों, मैज और प्रीस्ट, अचानक जमीन पर गिर पड़े, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उन्हें गिरा दिया हो। बिग ब्रदर हैरान रह गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए पूछा, क्या हुआ तुम लोगों को? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी एक पेड़ की शाखा से आती एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। ऊपर देखा तो वहां एक लड़की खड़ी थी, वही फीमेल प्रोटैगनिस्ट, लेकिन असल में उसके शरीर को कंट्रोल कर रहा था हमारा नायक रेंशी। रेंशी ने शांत लहजे में बताया कि उसने पैरासिटिक आफ्टर ऑपेक्ट इस्तेमाल किया था और इन दोनों बॉडीज का अब काम खत्म हो चुका है। वो धीरे से पेड़ से कूदा और बेहद स्टाइल में नीचे उतरा। उसने ऐलान किया, अब उसकी बारी है फाइट में लीड लेने की। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना रेंशी सीधा बिग ब्रदर की तरफ दौड़ा और हमला किया, लेकिन बिग ब्रदर ने फुर्ती से बचाव किया और दूरी बना ली। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे फीमेल प्रोटेक्टनेस का शरीर हवा में एक और अटैक करता नजर आया। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और सही टाइम पर काउंटर किया। रेंशी जमीन पर लैंड करते ही हंस पड़ा और बिग ब्रदर की तारीफ की, बोला, तेरा रिएक्शन और टेक्निक वाकई शार्प है। बिग ब्रदर भी मुस्कुरा उठा, बोला, तेरे अंदर हिम्मत तो है, लेकिन लगता है तू जानती नहीं कि मैं कौन हूं। गैंग लीडर की तरह करते हुए उसने जोर की सीटी बजाई, इतनी तेज कि पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़ गए। रेंशी थोड़ी कंफ्यूजन में था, जैसे कुछ समझ ही नहीं आया हो। तभी जंगल से दो फिगर्स निकले, असैसिन और ब्लैक नाइट, वही दो लोग जो कुछ देर पहले थंडर पाइथन से लड़ाई में मारे गए थे। अब वो दोबारा रिवाइव हो चुके थे और बिग ब्रदर के पास आ रहे थे। असैसिन ने अपनी तलवार चाटी, जैसे किसी ड्रामेटिक एनिमे का विलेन, और लड़ाई के लिए तैयार हो गया।
उसने घमंड से बिग ब्रदर को अपना मास्टर बताया और याद दिलाया कि बिग ब्रदर वो 1000वां प्लेयर था जिसने सबसे पहले लेवल 10 हासिल किया था। फिर उसने फीमेल प्रोटैगनिस्ट को मंकी कहते हुए मजाक उड़ाया और पूछा, कहाँ से निकल आई तू? टाइगर हंटिंग गैंग से पंगा लेने चली है? रेन शी हंस पड़ा और बोला, अरे वाह, तुम दोनों तो उम्मीद से जल्दी रिवाइव हो गए। मैं तो सोच रहा था एक एक करके लड़ूंगा। असैसिन को ये बात पसंद नहीं आई, गुस्से में बोला, इस लड़की के पास कोई चांस नहीं है, और फौरन स्टेल्थ एक्टिवेट करके गायब हो गया। उसी वक्त ब्लैक नाइट ने अपना शील्ड निकाला और बोला, डिफेंस मेरा काम है। उसने बताया कि मैस और प्रीस्ट ने मैसेज भेजा है, वो रिवाइव हो चुके हैं और वापस आ रहे हैं। उनके मैसेज में लिखा था कि कुछ उनके चेहरे पर चिपक गया था और उसके बाद उनका कंट्रोल चला गया और एचपी 0 हो गई। ब्लैक नाइट ने बिग ब्रदर की ओर देखा और धीरे से बोला, लगता है लड़की हीरो टीयर समन इस्तेमाल कर रही है, शायद लेवल 400 के आसपास। फिर उसने सलाह दी कि क्यों ना उस समन को चुरा लिया जाए, मार्केट में अच्छा दाम मिलेगा। लेकिन बिग ब्रदर हंस पड़ा, बेचने की क्या जरूरत है? जब हमारा मैच 20 टेमर में क्लास चेंज करेगा तब इस समन को पेट बना लेंगे। उसने रेनशी के कैटरपिलर फॉर्म की ओर देखा जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट के सिर के ऊपर एक ग्लोइंग ऑर्ब की तरह था और बोला, शायद वही इसकी असली बॉडी है। इस बार बिग ब्रदर बोला, अब हम तैयार हैं, उस ट्रिक से दोबारा नहीं फंसेंगे। लेकिन रेनशी एकदम शांत रहा, अपने छोटे से शरीर में हाथ बांधकर आंखें बंद कर लीं। मन ही मन सोचने लगा, अगर पैरासिटिज्म के दौरान हेल्थ चेक फेल हो जाए तो डायरेक्ट डेथ हो सकती है। ये एबिलिटी सच में डिवाइन है। रेंशे के दिमाग में स्पाइसी आइडियाज चल रहे थे जैसे देर रात का कैफीन लोडेड गेमर। उसने सोचा, अगर किसी हाई लेवल बॉस में पैरासाइट बन गया तो न्यूबी विलेज का द एंड आ जाएगा। लेकिन फिर खुद ही हंस पड़ा, मैं बहुत छोटा सोच रहा हूं। उसने आकाश की ओर देखा और सपना देखने लगा, अगर किसी को मारने से उसका एक लेवल डाउन हो जाए तो मैं पूरी सर्वर को टेरर में डाल सकता हूं। उसी वक्त ब्लैक नाइट फीमेल प्रोटैगनिस्ट पर पीछे से हमला करता है। रेनशी खतरे को महसूस करके वक्त रहते बच जाता है, लेकिन इससे पहले कि बैलेंस वापस पाए उसे पीछे से आती एक और थ्रेट का एहसास होता है, बिग ब्रदर अपनी तलवार से क्रिस्टियन स्लैश छोड़ता है। रेनशी नीचे झुककर किसी तरह बचता है, लेकिन फीमेल प्रोटैगनिस्ट के बालों के कुछ स्ट्रैंड्स कट जाते हैं। अभी वो जमीन पर गिरा भी नहीं था कि असैसिन स्टेल्थ कैंसिल करके उसके सामने आ गया और सीधा पॉइजन थ्रस्ट चला दिया। रेनशी ने फुर्ती से मूव करके अटैक को चकमा दे दिया, लेकिन हवा की प्रेशर से उसके गाल पर एक कट लग गया। बैलेंस खोते हुए उसकी बॉडी गिरने लगी। खुद को संभालने के लिए उसने जमीन में हथियार घुसाया और उसी फोर्स से खुद को उछालकर काउंटर किया। एक जबरदस्त किक सीधी असैसिन के पेट में। असैसिन अचंभे में पड़ गया और पीछे लुढ़क गया। गिरने से पहले ही रेनशी ने दूसरी किक मारी सीधा उसके चेहरे पर। बेचारा असैसिन हवा में उड़ता हुआ जमीन से टकराया। खून साफ करते हुए वो उठने की कोशिश कर ही रहा था कि फीमेल प्रोटैगनिस्ट का शरीर स्टाइल से लैंड करता है जैसे कोई एनिमे फिनिशर मारा हो। रेनशी ने उनकी गैंग की तारीफ की, न्यूबी किलर स्क्वाड बनाना अच्छा आइडिया था, कोऑर्डिनेशन सॉलिड है, लेकिन मैं कोई नॉर्मल कीबोर्ड वॉरियर नहीं हूँ। उसने प्राउडली रिवील किया कि फीमेल प्रोटैगनिस्ट की बॉडी में वेपन मास्टर नाम की स्किल है। वो समझाने लगा कि ये स्किल वेपन स्विच करते वक्त एक्टिवेट होती है, लेकिन तभी वो चुप हो गया, कंफ्यूज्ड। जैसे ही उसने वेपन स्विच करनी चाहिए उसे एहसास हुआ उसके पास तो उस एक हथियार के अलावा और कुछ है ही नहीं। थोड़ा ऑकवर्ड सा महसूस करते हुए उसने इधर उधर देखा तो पास में मिट्टी का एक ढेर दिखा जिसमें कुछ हथियार आधे दबे हुए थे। पूरी टाइगर हंटिंग गैंग उसे टकटकी लगाए देख रही थी। लड़ाई के बीच रेनशी कैजुअली उस मिट्टी के ढेर के पास गया और खुदाई करने लगा। बड़बड़ाता रहा, बैकपैक में वैरायटी कम है, वेपन मास्टर चलाने के लिए तो तलवार, धनुष, डैगर सब चाहिए। इसी बीच गैंग लीडर को पीछे से आवाज सुनाई दी। वो मुड़ा और देखा मैज और प्रीस्ट वापस दौड़ते आ रहे थे। मैज ने चिल्लाकर बताया कि उन्होंने टारगेटेड टेलीपोर्ट स्क्रोल का इस्तेमाल किया है। फिर बोला, उस प्लेयर को पकड़ो जिसने हमें हराया था, उसी की वजह से बीस्ट टेमर स्क्रोल गिरा। उधर रेनशी ने बिखरे हुए सारे हथियार इकट्ठा किए, बैकपैक में अच्छे से पैक किया और रेडी हो गया राउंड 2 के लिए। जैसे ही पूरा टाइगर हंटिंग गैंग उसे चारों तरफ से घेरने लगता है, रेनशी इधर उधर ऐसे देखने लगता है जैसे किसी ने बच्चों को छुपा छुपी खेलते हुए चीटिंग करते हुए पकड़ लिया हो। वो मजाक में पूछता है, सच में एक लड़की के खिलाफ पूरा गैंग आ गया? क्या मैं कोई लूट ड्रॉप करने वाला बॉस लग रहा हूँ जिसे फार्म करने निकले हो? फिर वो हंसते हुए जोड़ता है, 1v5 में हीरो बनने से अच्छा है मैं प्रो चिकन बनकर भाग जाता हूँ। इतना कहकर वो अचानक पलटा और तेजी से भाग निकला। चिल्लाते हुए बोला, अगर पकड़ ही नहीं पाए तो इन्वेंट्री सोर्ट करने का झंझट भी नहीं रहेगा। पूरी गैंग उसे जाते हुए देखती रह गई। सबकी आंखें फटी की फटी। कोई ये उम्मीद नहीं कर रहा था। लीडर ने गुस्से में फीमेल प्रोटैगनिस्ट की ओर इशारा किया और असैसिन को आदेश दिया, पीछा करो।
इतनी फुर्ती से तो सिर्फ तुम ही जा सकते हो। असिसिन ने दौड़ लगाई, लेकिन कुछ सेकंड में ही उसे समझ आ गया कि उनकी स्पीड लगभग बराबर है। इस रफ्तार से वो कभी नहीं पकड़ पाएगा। वो झट से एक एजिलिटी पोशन निकाला और सीधा अपने नस में इंजेक्ट कर दिया। जानता था यही उसकी एकमात्र उम्मीद है। जैसे ही पोशन असर करता है, वो एकदम से स्पीड बूस्ट करता है और धीरे धीरे दूरी घटाने लगता है। लड़की के करीब पहुंचते हुए वो बड़बड़ाता है, अगर मैं ना मरा होता तो अब तक असैसिन क्लास में एडवांस कर चुका होता और स्विफ्ट स्टेप से इसे कब का पकड़ लिया होता। ये सुनकर रेंची ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा और बोला, इतना बड़ा सपना मत देखो। स्टैट्स बैलेंस में ना हो तो एडवांसमेंट बेकार है। फिर उसने एक ऑफर फेंका, अगर तुम अपने लीडर उस वॉरियर को गिरा दो तो बीस्ट टेमर स्क्रॉल तुम्हारा। असैसिन के कदम धीमे पड़ गए, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बीस्ट टेमर एक रेयर एलीट क्लास है और इसका एक स्क्रॉल ही 10,000 से ज्यादा का बिक सकता है। वो रेंची से पूछता है, सच में? बस वॉरियर को हराने के बदले स्क्रॉल? रेंची का जवाब आने से पहले ही असैसिन ने पीछे मुड़कर अपने लीडर को देखा और हंसते हुए बोला, काफी टेम्पटिंग डील है। ऐसे रिवॉर्ड्स के सामने लॉयल्टी तो बस साइड क्वेस्ट। लीडर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो गिरजा, हम एक टीम है। अगर तूने गद्दारी का सोचा भी तो स्टेलारिस के बाहर तेरी असल जिंदगी में तुझे काट डालूंगा। असैसिन घबरा गया और तुरंत पलटे हुए बोला, नहीं बॉस, मैं तो बस तेरे लिए लूट वापस लाने में हेल्प कर रहा था। प्योर टीम वर्क, नो बिट्रेयल। और तभी रेंशी हवा में कहीं से लड़खड़ाता है और एकदम से जमीन पर धड़ाम। पूरा ग्रुप ठिठक गया। सब चौंक कर देखने लगे। असैसिन भी ऊंची आवाज में बोला, क्या हमने यूं ही पकड़ लिया? लेकिन जश्न मनाने से पहले ही मैं जोर से चिल्लाया, सावधान रहो। और उसी पल रैबिट किंग एल का आसमान से सीधे नीचे कूदा। मैच के ठीक पीछे। मैच ने खतरे को महसूस तो किया, लेकिन देर हो चुकी थी। कोई समय नहीं बचा था बचने के लिए। रेंशी के कंट्रोल में रैबिट किंग एल्का ने सीधा उस पर छलांग मारी और पूरी ताकत से उसे जमीन पर चिपका दिया। बाकी लोग अभी समझ पाते। इससे पहले ही रेंशी ने प्रीस्ट की ओर दौड़ लगाई और क्लॉ स्ट्राइक से एक जबरदस्त थप्पड़ मारा। प्रीस्ट हवा में उड़ती हुई पीछे जा गिरी। इसी के साथ रैबिट किंग बोला, मैं नहीं चाहता था कि मेरी पुरानी बॉडी लूटी जाए, इसीलिए मैंने उसे पेड़ से बांध दिया था, पर सोचा नहीं था कि दोबारा इसे यूज करना पड़ेगा। अब जब चारों ओर अफरा तफरी मची थी, डेथ नाइट ने खुद को संभाला और शील्ड ब्लॉक एक्टिवेट कर दिया। पूरे शरीर को कवच से ढक लिया, लेकिन सीधा अटैक करने की बजाय रेंशी ने उसे बीच की उंगली दिखाई और अचानक जमीन से कैरेट ब्राउन स्पाइक्स उभर आए, सीधे डेथ नाइट के नीचे से। कोई मौका नहीं मिला बचने का। स्पाइक सीधे ऐसे जगह पर लगे जहां कोई भी नहीं चाहता कि कुछ लगे। चीखते हुए वॉरियर जमीन पर गिर पड़ा। असैसिन एकदम से जम गया। अब वो समझ चुका था ये तो बिल्कुल अलग लीग का प्लेयर है। उसने डैमेज चेक किया और अंदाजा लगाया, रैबिट किंग शायद लेवल 20 या उससे ऊपर का है। जानते हुए कि वो कोई चांस नहीं ले सकता, उसने वही किया जो कोई भी प्रो रनर करता, भाग गया। लेकिन रेंशी की नजर उस पर पड़ गई और वो भी बिजली की तरह उसके पीछे दौड़ पड़ा। असैसिन की हालत और ज्यादा खराब हो गई। बेचारा सिर ढककर भाग रहा था, जैसे सोच रहा हो, अगर मैं नहीं देख सकता तो मुझे कुछ नहीं मारेगा। लेकिन रेंशी ने उसे नहीं मारा। उसकी बजाय वो उसके ऊपर से छलांग लगाकर निकल गया और बोला, घबरा मत, वन शॉट नहीं होगा। असैसिन ने धीरे से आंखें खोली और देखा कि रैबिट किंग असल में उसकी तरफ नहीं बल्कि लीडर की तरफ गया है और सीधा टकराया। रेंशी ने हंसते हुए बताया, मेरा असली टारगेट तो वही था। रैबिट किंग के जोरदार टकराव से वॉरियर का खून बहने लगा। रेंची ने तुरंत पैरासिटिज्म कैंसिल किया और घायल लीडर की ओर झपटा। कुछ ही सेकंड में वो उसके शरीर में परजीवी की तरह घुस गया। रैबिट किंग एल्का की बॉडी जमीन पर गिर गई और रेंची ने पूरी तरह वॉरियर की बॉडी को कंट्रोल में ले लिया। अब नया कंट्रोल किया हुआ वॉरियर खड़ा हुआ और असैसिन की ओर बढ़ने लगा। असैसिन डर के मारे पीछे रेंगने लगा, लेकिन तभी वॉरियर ने अचानक रुकते हुए आवाज बदली। अब वो चीयरफुल टोन में मुस्कुरा रहा था। उसने प्यारे से अंदाज में पूछा, तेरे बैकपैक में क्या क्या है भाई? फिर थोड़ा और मुस्कुराकर बोला, चुपचाप अपने सारे आइटम्स नीचे रख दे। असैसिन कुछ बोल ही नहीं पाया तो रेंशी ने और नरमी से कहा, शर्माने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती लेकर भी काम चल जाएगा। कुछ ही पलों बाद रेंशी उस असैसिन को भी हरा देता है और उसके शरीर को पैरासाइट कर लेता है। जैसे ही वो उठता है, पूरे टाइगर हंटिंग ग्रुप को लूटने के बाद उसके चेहरे पर एक लालची रैकून जैसी मुस्कान आ जाती है। उसे अब समझ आता है कि ये लोग सिर्फ बदमाश नहीं थे, ये रिच बदमाश थे। वो अपना इन्वेंट्री चेक करता है और देखकर एकदम हाइप्ड हो जाता है। 3000 गोल्ड्स, 2 क्लास क्रॉल्स, एक पे टैग, 50 से ज्यादा बेसिक वाइट इक्विपमेंट्स और 6 ग्रीन अनकॉमन पीसेस। एकदम जैकपॉट लगा है। उसी लूट में उसकी नजर एक अलाइट आइटम पर पड़ती है, ब्रेथलेस मास्क। वो हंसते हुए इसे इंप्रेसिव बताता है और तुरंत पहन लेता है। ये मास्क उसकी स्पीड को 10% बढ़ा देता है और डिटेक्शन रेट को 30% कम कर देता है। एकदम परफेक्ट आइटम है किसी स्नीकी मिशन के लिए। थोड़ी देर बाद रेंशी को याद आता है कि उसे अब अपनी क्लास भी बदलनी है। वो सोचता है कि हमेशा लेवल 10 पर अटका नहीं रह सकता।
फिर वो एसेसन के शरीर से पैरासाइटिज्म कैंसिल करता है और वापस फीमेल प्रोटैगनिस्ट के शरीर में लौट आता है। जैसे ही वो अपनी बाहें स्ट्रेच करता है, वो मानता है कि एक प्रैक्टिकल और अच्छे दिखने वाले शरीर में वापस आना वाकई ज्यादा बेहतर लगता है। वो एक स्क्रॉल निकालता है और टेलीपोर्टेशन मैजिक एक्टिवेट करके टाउन की ओर निकल पड़ता है। उधर असली फीमेल प्रोटैगनिस्ट का शरीर एक हॉल से बाहर आता है और चुपचाप खड़ा होता है। वो अपनी आंखें बंद करती है, फ्रस्ट्रेशन से, याद करके कैसे एक रैबिट ने उसे वन शॉट कर दिया था। उसकी नज़र अपने हाथ पर जाती है और उसे याद आता है कि उसकी साइट तक गिर गई थी। वो इंस्टेंटली शक करती है कि कोई उसे टारगेट कर रहा है। ये सिर्फ बैड लक नहीं हो सकता। चलते चलते वो टाइगर हंटिंग ग्रुप के नामों को याद करती है और सोचती है कि एक रैबिट डेमन को कंट्रोल करना कोई छोटी बात नहीं। वो कयास लगाती है कि शायद ग्रुप में से किसी ने 20 टेमर स्क्रॉल यूज किया हो, और यही सोच उसे इस नतीजे तक ले जाती है कि शायद किसी ने पहले ही क्लास चेंज कर ली है और अब अपनी पहचान छिपा रहा है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, उसके अंदर गुस्सा भरता जाता है। अगर ग्रुप में से कोई सच में 20 टेमर बन चुका है तो अब गेम में उसका एडवांटेज खत्म हो सकता है। तभी रास्ते में उसे सामने से आते हुए टाइगर हंटिंग ग्रुप के मेंबर्स दिखते हैं। उनका लीडर WWE इंट्रो की तरह अपनी उंगलियां चटकाते हुए बॉस बनने की एक्टिंग करता है और कहता है, बहुत हिम्मत है तेरी, न्यूबी विलेज से बाहर आ गई। कुछ आसपास खड़े प्लेयर्स नर्वस हो जाते हैं। कोई धीरे से फुसफुसाता है, अब गई ये लड़की, टाइगर हंटिंग ग्रुप ने इसे टारगेट कर लिया है। एक और बंदा कहता है कि उसे भी कुछ देर पहले उन्होंने घेर लिया था और उसका एक ग्रीन आइटम भी छीन लिया गया था। अब तक गुस्सा है, लेकिन फीमेल प्रोटैगनिस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना एक पलक झपकाए वो ग्रुप के बीच से ऐसे गुजरती है जैसे वो लोग वहां थे ही नहीं। सब लोग हके बक्के रह जाते हैं। ग्रुप लीडर गुस्से में चिल्लाता है, रुक, बहुत हिम्मत है जो हमें इग्नोर कर रही है। वो उस पर उंगली उठाते हुए इल्जाम लगाता है कि उसने कोई डिवाइन आइटम यूज करके ग्रीन ऑर्बर जाइंट रैबिट को समन किया होगा और उसके जैसे लो लेवल वाले प्लेयर के पास जरूर कुछ रेयर चीज होगी। वो कहता है कि अगर वो आइटम ड्रॉप करा लिया तो पूरी टीम ओवरपावर्ड हो जाएगी। ये सुनकर फीमेल प्रोटैगनिस्ट आसमान की ओर देखती है और बोर होते हुए कहती है, कहानी बड़ी बकवास है। फिर सिस्टम के ओनर को कैजुअली कहती है कि अगली बार डायरेक्ट फाइनल बॉस भेज देना। आखिर उसे कुछ देर पहले रेनशी से हार भी तो मिली थी। बिना टाइम वेस्ट किए वो अपनी स्किल वेपन मास्टर एक्टिवेट करती है और एक के बाद एक बार बार वेपन स्विच करती है। इससे उसकी अटैक पावर 240% तक बढ़ जाती है और वो टाइगर हंटिंग ग्रुप की ओर तेजी से चार्ज करती है। उसके रिएक्शन से पहले ही वो ग्रुप के सभी मेंबर्स को वन शॉट कर देती है और बुदबुदाती है, ऐसी लड़ाइयों में मजा नहीं आता। विनर तो पहले से ही ऑब्वियस था। कुछ देर बाद वो किंगसी विलेज के बैक माउंटेन तक पहुंचती है। सामने एक एंट्रेंस होता है। उसे याद आता है ब्लैकस्मिथ ज़ैंगवे का सीक्रेट जो उसने न्यूबी विलेज में बताया था। यही है वो हिडन साइड क्वेस्ट, पॉल्यूटेड लाइट। वो अपने हथियार के साथ केव में एंटर करती है, पूरी तरह जानती हुई कि यहाँ डार्क टाइप मॉन्स्टर्स से भरा पड़ा है। लेकिन अच्छा ये है कि जैंग वी का लाइट फोर्स्ड वेपन इन मॉन्स्टर्स के लिए एकदम चीट मोड जैसा है। जैसे ही वो अंदर जाती है, एक सोलो आर्मी की तरह अंधेरे में सैकड़ों ग्लो करती हुई आंखें उसे घूरने लगती हैं। डरावना बिल्कुल, लेकिन वो यहाँ छुपन छुपाई खेलने नहीं आई है। बिना किसी देरी के वो फिर से अपनी वेपन मास्टर स्किल ऑन करती है और वेपन स्विच करती जाती है जैसे कोई RPG स्पीड रन कर रहा हो। लेकिन चाहे जितना भी फास्ट हो, इन उड़ते हुए बैट मॉन्स्टर्स की तादाद वाकई खतरनाक है। वो जोर से चिल्लाती है, ऑल आउट, केव के सबसे गहरे हिस्से तक चार्ज करो, बिल्कुल किसी एनिमे हीरो की तरह। तभी एक अजीब सी रोशनी उसे घेर लेती है और पलक झपकते ही वो केव के सबसे डीप पॉइंट पर टेलीपोर्ट हो जाती है। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा होता है, जैसे तूफान के बीच ध्यान में लीन हो। वो पास आती है और पहचान जाती है, यही है अडोल, टेम्पल ऑफ लाइट का पूर्व हाई प्रीस्ट। उसे पता है कि डार्क टेम्पल ने अडोल को यहाँ सील कर दिया था और चारों ओर फैले डार्क मॉन्स्टर्स की वजह से उसकी पावर लगभग खत्म हो चुकी है। उसे ये भी याद आता है कि ज़ांगवे का एक अपेंटिस इस केव को गलती से खोज बैठा था और बदले में थोड़ा खाना देकर लाइट वेपन फॉर्जिंग मेथड सीख लिया था। लेकिन वो जानती है कि अडोल को असल में खाना नहीं चाहिए था। उसे चाहिए एक भरोसेमंद इंसान जो उसका लेटर टेम्पल ऑफ लाइट तक पहुंचा सके। जैसे ही वो उसके करीब आती है, वो आदर से उसे ग्रीट करती है, लॉर्ड अडोल, मैं आपको रेस्क्यू करने आई हूं। जैसे ही उसने वो सुना, एडोल थोड़ा कंफ्यूज हो गया और सोचने लगा कि ये लड़की उसका नाम कैसे जानती है। वो उसकी ओर देखकर पूछता है, क्या उसे ब्लैकस्मिथ ने भेजा है? फीमेल प्रोटैगनिस्ट कुछ सेकंड्स तक उसे घूरती रहती है, फिर शांत स्वर में जवाब देती है कि वो टेम्पल ऑफ लाइट की एक फॉलोअर है। वो ये भी कहती है कि जैसे ही उसने एडोल के बारे में सुना, वो तुरंत यहाँ चली आई और भगवान का शुक्र है कि वो अब तक जिंदा है।
ये सुनकर एडल सिर हिलाता है और मुस्कुराता है, उसकी नोबल ऑरा की तारीफ करता है और कहता है कि उसकी प्रेजेंस किसी एंजल जैसी चमक रही है। चमकते हुए एक मैजिक सर्कल के अंदर बैठे हुए अदुल बड़े आराम से कहता है कि लाइट ने उसे अब तक नहीं छोड़ा, लेकिन फिर वो ये भी जोड़ता है कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो फीमेल प्रोटैगनिस्ट विनम्रता से कहता है कि वो मैजिक सर्कल के अंदर आ जाए। जब वो एक मूर्ति जैसी शांत खड़ी रहती है, तब एडो समझाता है कि वो मॉन्स्टर्स को रोकेगा जब तक कि सर्कल उसे सेंट्रल सिटी टेलीपोर्ट नहीं कर देता। वो उससे आग्रह करता है कि वो टेम्पल ऑफ लाइट तक उसकी मौत की खबर पहुंचाए और ये लेटर भी दे दे। लेकिन हमारी हीरोइन बस खड़ी रहती है, जैसे किसी पिज्जा डिलीवरी का इंतजार कर रही हो। उसे पता है कि यह मोमेंट कहानी में एक मेजर टर्निंग पॉइंट है। हाई प्रीस्ट एडल की मौत लाइट और डार्क टेम्पल्स के बीच के उस बड़े क्लैश को ट्रिगर करती है, और ठीक किसी चूज योर ओन एडवेंचर गेम की तरह उसे याद आता है कि इस मोमेंट के 3 पॉसिबल एंडिंग्स हैं। पहला ऑप्शन है अडोल की बात मानो और लेटर डिलीवर करो। इससे उसे हाई एंजल्स ब्लेसिंग मिलेगा, जिससे उसकी हेल्थ 30% बढ़ेगी और हीलिंग स्पीड डबल हो जाएगी। साथ ही अगर वो लाइट पाथ चुनेगी तो उसे एक स्पेशल क्लास भी मिल सकती है। दूसरा ऑप्शन पूरा विलन बन जाओ। अगर वो अडोल को मार देती है और डार्कनेस को अपनाती है तो उसे हाई डीमंस कर्स मिलेगा, जिससे उसका अटैक 25% बढ़ेगा और हर अटैक पर 10% चांस रहेगा कि वो कर्स स्पेल कास्ट कर सके। साथ ही उसे एक परमानेंट घोस्ट हॉर्स माउंट मिलेगा, जो डार्क क्लास एडवांसमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन तीसरा ऑप्शन और सबसे दिलचस्प वही है जिसे वो चुनती है। वो धीरे धीरे सर्कल की तरफ बढ़ती है, लेकिन एकदम एंट्री से पहले रुक जाती है। फिर वो खुलासा करती है कि फिलहाल वो बहुत वीक है लेटर डिलीवर करने के लिए, इसलिए वो चाहती है कि एडोल उसे आशीर्वाद दे। एडोल थोड़ा और कंफ्यूज हो जाता है। वो पूछता है कि वो इतनी जिद क्यों कर रही है जब उसकी खुद की मैजिक खत्म हो रही है और वो मरने ही वाला है। लेकिन हमारी लड़की उस पल में पूरा गेमर ड्रीम जी रही होती है। एडोल उसे मना नहीं करता, इसके बजाय वो अपना हाथ बढ़ाता है और उसमें एक चमकता हुआ प्योर लाइट एनर्जी का बॉल होता है, एकदम किसी लेजेंडरी लूट जैसा। जैसे ही वो उस बॉल को पकड़ती है, उसकी आंखें फट जाती हैं। उसे समझ आता है कि ये तो पूरे सर्वर में अडोल का इकलौता वेपन है, सोर्स ऑफ लाइट। ये सिर्फ शाइनी नहीं है, ये जानलेवा भी है। 128 अटैक पॉइंट्स का बूस्ट, 30% अटैक स्पीड इंक्रीज और वजन इतना हल्का कि उसका पिछला लेग डे स्किप करने का बहाना भी भारी लगे। और मजेदार बात ये वेपन दूसरे वेपन्स को खा जाता है ब्रेकफास्ट में। फीमेल प्रोटैगनिस्ट तुरंत सोर्स ऑफ लाइट को इक्विप कर लेती है और कमांड देती है कि वो उसके सारे मौजूदा गियर्स को अब्सॉर्ब कर ले। वो ट्रांसफॉर्म स्किल एक्टिवेट करती है, जिससे ये वेपन किसी भी खाए गए हथियार का रूप ले सकता है। जैसे ही स्किल एक्टिव होती है, वो चमकते वेपन को देखती है और धीरे से समझ जाती है अब वेपन मास्टर के स्विच उस पर डिपेंड करेंगे कि इस वेपन ने कितने दूसरे वेपन्स खाए हैं। मतलब हाँ, वो 3000 स्पेशल वेपन स्विच जो चाहिए थे 3000 क्लासेस अनलॉक करने के लिए अब पूरे मुमकिन है। उसके बाद वो एक झटके में उस केव से गायब हो जाती है। इधर रेंशी, जो अभी भी फीमेल प्रोटैगनिस्ट के शरीर को कंट्रोल कर रहा है, टाउन हॉल के बाहर एकदम तूफानी अंदाज में पहुंचता है। दरवाजे को ऐसे लात मारकर खोलता है जैसे वो उसका खुद का महल हो और जोर से चिल्लाता है कि उसे क्लास चेंज करनी है। अंदर बैठे शॉपकीपर शांति से सिर उठाते हैं और खुद को किंगशी विलेज का चीफ बताते हैं। वो कहते हैं कि बाहर की दुनिया खतरों से भरी है और बिना ठीक क्लास स्किल्स के कोई भी बुरी तरह हार सकता है। फिर वो विनम्रता से पूछते हैं कि वो कौन सी क्लास लेना चाहती है। रेंशी बड़े कूल अंदाज में जवाब देता है कि उसे हर एक क्लास स्क्रॉल चाहिए। ये सुनते ही शॉप ओनर का चेहरा उड़ जाता है। वो उछलकर खड़ा होता है और कहता है कि ये सारे क्लास स्क्रॉल्स सेंट्रल सिटी की मेजर क्लास एसोसिएशन से आते हैं और हर एक की कीमत 100 गोल्ड है। वो ये भी जोड़ता है कि प्लेयर को सिर्फ एक ही में क्लास स्लॉट मिलता है, इसलिए सोच समझकर चुनना चाहिए। लेकिन रेंशी बस मुस्कुराता रहता है, जैसे वो स्क्रॉल्स नहीं चिप्स खरीद रहा हो। वो चीफ को धन्यवाद देता है, फिर शांत स्वर में दोबारा कहता है कि उसे सारे स्क्रॉल्स चाहिए। भाई ने सच में कहा, क्यों चुने जब सब ले सकता हूँ। विलेज चीफ बहस बंद कर देता है और सारे स्क्रॉल्स टेबल पर सजा देता है। वॉरियर, नाइट, एसेसन, मेस, प्रीस्ट, थीफ, फाइटर और आर्चर, ये सब बेसिक क्लास स्क्रॉल्स हैं। वो ये भी कहता है कि एडवांस क्लास स्क्रॉल्स तो खुद की एडवेंचर से ढूंढनी पड़ती हैं। रेंची स्क्रॉल्स को स्कैन करता है और एक एक करके नोटिफिकेशन आता है। उसने वॉरियर क्लास की सारी स्क्रॉल्स हासिल कर ली हैं। फिर वो एसेसन स्क्रॉल उठाता है और उसका गैस कंफर्म हो जाता है कि पैरासाइट किए हुए शरीर से भी क्लास चेंज किया जा सकता है। अब वो डिसाइड करता है कि अलग अलग क्लासेस के बॉडी स्टोर करेगा ताकि हर सिचुएशन के लिए परफेक्ट मैच रहे। यही पैरासिटिज्म की सबसे स्मार्ट यूज है। वो ये भी प्लान करता है कि सबसे पहले अपने असली कीड़े जैसे शरीर को मैच बनाएगा, फिर नेक्रोमांसर स्क्रॉल ढूंढेगा और एपिक टियर क्लास फ्यूजन स्क्रॉल से उसे स्पेशल क्लास में एवॉल्व करेगा। वो अभी सोच ही रहा होता है कि विलेज चीफ ध्यान से फीमेल प्रोटैगनिस्ट को देखता है और कहता है कि वो थोड़ी कंफ्यूज्ड लग रही है। फिर वो ये भी जोड़ता है कि शायद वो किसी ऐसे इंसान को जानता है जो उसे एक स्पेशल एक्स्ट्रा क्लास स्क्रॉल दे सकता है,
जैसे ही रेंशी ये सुनता है वो बच्चे की तरह खुशी से हाथ उठा देता है जैसे उसे फ्री में कैंडी मिल गई हो। वो बोलता है कि उसे हिडन क्वेस्ट मिल गया है और बिना एक सेकंड गवाए उसे एक्सेप्ट कर लेता है। भाई ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे लॉटरी जीत ली हो। तभी एक नोटिफिकेशन पॉप होता है, उसने एक नया क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है जिसका नाम है स्पेशल फ्यूचरिव एट अ डेजिग्नेटेड लोकेशन। गांव के मुखिया बताना शुरू करते हैं कि किंगशी विलेज के पीछे वाले पहाड़ों में एक गुफा है जहां एक आदमी रहता है जिसका नाम है एडोल। फिर वो फीमेल प्रोटोगनिस्ट की तरफ ठंडी नजर से देखकर कहता है कि उसे उस आदमी को मारना होगा। अगर वो ये कर देती है तो उसे वो आइटम मिलेगा जो वो सबसे ज्यादा चाहती है। ये सुनकर रेंशी सिर हिलाता है और एकदम स्पीड में दुकान से बाहर भाग जाता है। जाते जाते मुखिया को बोलता है कि चिल करो, सब कुछ उस पर छोड़ दो। कुछ देर बाद रेंशी गांव के गेट पर पहुंचता है और कुछ प्लेयर्स की बातें सुनता है। जैसे ही वो पास जाता है वो एक प्लेयर को अपने कप्तान की तारीफ करते हुए सुनता है जो कह रहा होता है कि उनका कप्तान तो लकी चार्म है। अब तो न्यूबी विलेज में भी हीरो टायर पर्पल इक्विपमेंट गिर रहा है जबकि ज्यादातर प्लेयर्स के पास अभी तक ग्रीन एलिट गियर भी नहीं है। रेंशी जैसे ही और नजदीक जाता है उसे एहसास होता है कि ये और कोई नहीं वही बदनाम टाइगर हंटिंग ग्रुप है। उनका लीडर हंसते हुए फीमेल प्रोटागनिस्ट को कोस रहा होता है, बोलते हुए कि अगर वो बीच में ना आई होती तो अब तक वो लोग मेन सिटी पहुंच चुके होते। उनका मेज सहमति में सिर हिलाते हुए कहता है कि अब सब ठीक है और उनकी कॉम्बैट पावर वापस आ चुकी है। अब वो पहले की तरह विलेज गेट को ब्लॉक कर सकते हैं। उसी पल रेंशी चुपचाप उनके पास जाकर हाथ हिलाता है। जैसे ही सबकी नजर फीमेल प्रोटोगनिस्ट पर पड़ती है सबके चेहरे पर डर जम जाता है। सब डर के मारे उसे पीछे जाने की मिन्नतें करने लगते हैं लेकिन रेंशी उनकी बातों को एकदम इग्नोर करता है। बिना वक्त गवाए वो अपना वेपन निकालता है और तीनों को वैसे ही खत्म कर देता है जैसे कोई मच्छर मार रहा हो। भाई पूरा गैंगस्टर मोड में आ चुका था। नो मर्सी नो डिले। जैसे ही वो तीनों गिरते हैं रेंची को उसका तीसरा रिंग मिलता है, इस बार एक पर्पल रिंग जिसका नाम है कर्स्ड रिंग ऑफ लाइट विजडम। भाई का लूट लक सच में आउट ऑफ द चार्ट्स है। उसे नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें रिंग के स्टैट्स होते हैं। ये उसकी इंटेलिजेंस को उसके हाईएस्ट एट्रीब्यूट के बराबर कर देती है लेकिन क्योंकि ये कर्स्ड आइटम है उसे 3 दूसरे एट्रीब्यूट्स को जीरो करना होगा। साथ ही ये रिंग उसे एक स्किल चुनने का ऑप्शन देती है जिससे वो एक स्किल एडवांसमेंट क्वेस्ट अनलॉक कर सकता है। रेंची बिना हिचकिचाए वो रिंग पहन लेता है और कहता है कि ये उसके लिए परफेक्ट फिट है। फिर वो एक्साइटेड होकर याद करता है कि उसने अपने सारे 100 पॉइंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में डाले थे। अब इस रिंग की वजह से उसकी इंटेलिजेंस भी सीधा 100 हो जाती है। उसे पता है कि इंटेलिजेंस बहुत यूजफुल है। ये स्किल सक्सेस रेट बढ़ाती है, मैजिक डैमेज बूस्ट करती है, क्रिटिकल हिट्स इंप्रूव करती है और मैजिक डिफेंस भी स्ट्रांग बनाती है। इसके बाद वो रिंग के दूसरे इफेक्ट पर फोकस करता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होता है जिसमें उससे पूछा जाता है कि किस स्किल का एडवांसमेंट वो अनलॉक करना चाहता है। बिना ज्यादा सोचे वो पैरासिटिज्म चुनता है। इससे एक स्किल इवोल्यूशन क्वेस्ट अनलॉक होती है जिसमें उसे किसी ऐसे क्रीचर को सक्सेसफुली पैरासाइज करना है जिसकी हेल्थ उसके खुद की हेल्थ से कम 3 गुना ज्यादा हो। साथ ही उसे 3 रिवॉर्ड्स में से एक चुनने का मौका मिलता है। पहला है एक एडवांस स्किल सिम्बियोसिस जिससे वो किसी एक क्रीचर के साथ बॉन्ड बना सकता है और दोनों सब कुछ शेयर कर सकते हैं। दूसरा है ब्रांच स्किल पैरासिटिक प्लंडर। हर बार पैरासिटिज्म के साथ 1% चांस होता है कि टारगेट का एचपी, एमपी और स्किल्स चुरा ले। तीसरा है पैरासिटिक कर्स, एक ऐसी स्किल जो डिफेंस को इग्नोर करती है, कांस्टेंट एचपी लॉस कराती है और टारगेट के एचपी को जीरो करने पर उसे पैरासिटाइज करके उसकी सारी मेमोरीज और स्किल्स एब्जॉर्ब कर लेती है। रेंशी तीनों को पढ़ता है और फुल ओवरथिंकिंग मोड में चला जाता है। भाई ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे 3 फ्लेवर्स के नूडल्स में से एक चुनना हो और हर फ्लेवर इक्वली टेम्पटिंग है। आखिरकार वो कंधे उचका के सोचता है कि बाद में देखेंगे, अभी का अभी चूज करने का प्रेशर नहीं है। प्योर साइड क्वेस्ट प्रोक्रास्टिनेशन। कुछ ही देर में रेंशी फिर से किंगशी विलेज के पीछे वाली उसी केव के एंट्रेंस पर पहुंचता है जहां फीमेल प्रोटोगनिस्ट कुछ घंटे पहले आई थी। वो केव में घुसता है, चारों ओर अंधेरा, एक भी रोशनी नहीं। कुछ कदम अंदर चलते हुए वो आखिरकार केव के लास्ट एरिया तक पहुंचता है और एडल को देखता है। वो एडल का नाम पुकारता है और जैसे ही एडल सुनता है वो सिर उठाकर देखता है। वो हैरान होकर खुद से पूछता है कि ये एडवेंचरर वापस क्यों आया है। रेंची थोड़ी देर के लिए रुकता है। उसे समझ आता है कि शायद वो प्लेयर जिसे उसने पैरासिटाइज किया था पहले ही यहाँ आ चुका था। कुछ कहने से पहले ही एडल अपनी आंखें बंद कर लेता है और शांत भाव से जमीन की तरफ देखने लगता है। वो धीमी आवाज में कहता है कि उसने पहले ही लेटर और वेपन सौंप दिया है और अब वो अपने आखिरी समय का सामना शांति से करना चाहता है। साथ ही वो जोड़ता है कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं है और जब तक वो यहाँ रहेगा मॉन्स्टर्स लगातार आते रहेंगे। उसी पल एडल खून थूकता है और रेंशी चौंक जाता है। भाई को तो लगा था ये कोई फैंटेसी क्वेस्ट है, ये तो मेडिकल ड्रामा निकल आया। उसे जल्दी समझ आता है कि एडोल भी घायल है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रेंशी कैजुअली बोल देता है कि किसी ने उसे एडोल को मारने के लिए हायर किया है क्योंकि
उसके पास वो क्लास स्क्रॉल है जो उसे चाहिए। ये सुनकर आडल चौंक जाता है और तुरंत पूछता है कि ऐसा करने का आदेश किसने दिया। रेनशी उसकी आवाज में डर सुन लेता है और समझ जाता है कि बाकी क्वेस्ट्स की तरह इसमें भी ब्रूट फोर्स से हटकर कोई हिडन पाथ जरूर होगा जिससे बेहतर रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। इसलिए वो शांति से जवाब देता है, ये आदेश किंगशी विलेज के विलेज चीफ ने दिया था। साथ ही वो ये भी जोड़ता है कि मुखिया देखने में तो अच्छा आदमी लगता है, शायद उनके बीच कोई गलतफहमी हो गई हो। की बात सुनकर उसका चेहरा अचानक गहरा हो जाता है। वो धीरे से बुदबुदाता है कि असली गद्दार तो गांव का मुखिया ही निकला। उसी पल रेनशे फौरन गुफा से बाहर भागता है। अडोल से कहता है कि बस 2 मिनट रुको। वो बिजली की रफ्तार से पास के पेड़ की तरफ भागता है जहां टाइगर हंटिंग ग्रुप एक डेमोनिक ट्रेंड से भिड़ रहा होता है। वहां पहुंचकर वो सीधा प्रीस के कंधे पर हाथ रखकर उसका ध्यान खींचता है। इससे पहले कि वो कुछ समझे, रेनशे उसे कंधे पर उठा लेता है और उसे लेकर वापस गुफा की ओर भाग पड़ता है। उधर ट्रिंट के सामने लीडर अब भी जूझ रहा होता है, जबकि मैच इधर उधर देखता है और नोटिस करता है कि प्रीस्ट गायब है। वो सोचता है शायद किसी रैंडम मॉन्स्टर ने फिर से उसे वन शॉट कर दिया, पर इससे पहले कि वो और कुछ सोच पाए, लीडर अचानक मुड़ता है और दौड़ पड़ता है, चिल्लाते हुए कि ट्रिंट बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो इससे नहीं लड़ सकते। मैच 1 सेकंड की देर किए बिना उसके पीछे दौड़ पड़ता है। पूरी टीम की हालत खराब हो चुकी होती है। दूसरी तरफ रेनशे प्रीस्ट को लेकर अडोल के पास पहुंचता है और उसे इशारा करता है कि इस बूढ़े को हील करो। वो बड़ी ही कैजुअल टोन में कहता है कि अडोल उसका दोस्त है और उसे मदद की जरूरत है। अडोल उसकी बात सुनते ही मना कर देता है और कहता है कि अब तो कोई आर्केंजल भी उसके जख्म नहीं भर सकता। वो प्रीस्ट को सर्कल में जाने को कहता है। रेनशे खुद ही मैजिक सर्कल में कदम रखता है और अडोल अपनी हथेली से एक चमकती हुई लाइट एनर्जी की बॉल उसकी ओर बढ़ा देता है। वो बताता है कि ये उसकी आखिरी पेशकश है और रिक्वेस्ट करता है कि भविष्य में किसी ऐसे को ढूंढना जो इस सर्कल को फिर से जगमग कर सके। रेंजर लाइट पकड़ लेता है और थैंक्स बोलते हुए एक क्लासिक लेकिन एक ट्रिक और है वाला मोमेंट भी डाल देता है, जैसे कोई स्ट्रीट मैजिशियन हो। अडोल थक हार कर आह भरता है और कहता है कि अब वो मरने वाला है तो जो करना है कर लो। बेचारा बस चैन चाहता है, लेकिन कहानी तो चैन लेने ही नहीं देती। रेनशे बड़ी शांति से उसके पीछे जाता है और कहता है कि चिंता मत कर, जल्दी हो जाएगा। फिर अचानक वो फीमेल प्रोटैगनिस्ट की बॉडी से पैरासिटिज्म कैंसिल करता है और अडोल पर एक्टिवेट कर देता है। अडोल को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता। पैरासिटिज्म सफल हो जाता है और उसकी एचपी 1000 से बढ़कर 1200 हो जाती है। पास खड़ी प्रीस्ट ये सब देखकर हैरान रह जाती है। अडोल जब रेनशे के कंट्रोल में होता है धीरे धीरे खड़ा होता है और उसे सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है, क्वेस्ट पूरा हो गया है। उसे नेक्रोमैंसर क्लास स्क्रॉल मिल जाता है जो एक रेयर लॉटियर आइटम है। रेनशे फटाफट पैनल खोलता है और डिटेल्स पढ़ता है। अडोल टेम्पल ऑफ लाइट का पूर्व हाई प्रीस्ट सिराफ्रेस से है और उसका रेज वैल्यू है 25 पॉइंट्स। ये देखकर रेनशे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब उसने एक लेजेंडरी टीयर एनपीसी को ही पैरासाइट कर लिया है। असली अडोल ये सब होते देख गुस्से से फट पड़ता है। उसे एहसास होता है कि ये एडवेंचरर किसी डार्क स्किल का इस्तेमाल कर रहा है और लाइट का अपमान कर रहा है, लेकिन रेनशे एकदम ठंडा बना रहता है और कहता है कि जब तू वैसे भी मर ही रहा है तो थोड़ी देर बॉडी उधार देने में क्या दिक्कत है। उधर प्रीस्ट की हालत जैसे किसी हॉरर मूवी में हो। वो घबरा कर कहती है कि मॉन्स्टर्स फिर से रिस्पॉन हो चुके हैं और अब उनका एकमात्र एग्जिट ब्लॉक हो गया है। ये सुनते ही रेनशे अपना हथियार निकालता है और फिर देखता है कि अरे ये तो बस एक नॉर्मल स्टाफ है, लेकिन फिर भी वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और मैजिक लाइट रे कास्ट करता है, जिससे एक भारी भरकम होली एनर्जी का धमाका होता है और सारे मॉन्स्टर्स एक झटके में उड़ जाते हैं। दुर्भाग्य से उस ब्लास्ट में प्रीस्ट भी मारी जाती है, लेकिन रेनशे को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसका मिशन है टाइगर हंटिंग ग्रुप को पूरी तरह मिटा देना। छोटी सी लड़ाई के बाद वो अपना स्क्रॉल निकालता है और चैन की सांस लेता है। अब लेवल अप का टाइम आ चुका है। उसे पता है कि वो काफी समय से लेवल 10 पर अटका हुआ था और शायद अब तक उसका रैंक भी 1000 से नीचे जा चुका होगा। बिना वक्त गवाए वो स्क्रॉल का इस्तेमाल करता है और अपनी क्लास बदलकर बन जाता है नेक्रोमेंसर। कुछ ही पल बाद ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी से घिरा हुआ उसे सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है कि उसने सफलतापूर्वक लॉर्ड डियर क्लास अचीव कर ली है, नेक्रोमेंसर। अब उसके पास कई पावरफुल स्किल्स होती है, नेक्रोमैटिक समनिंग, कंट्रोल, क्रिएशन और एक खास स्किल पोर्टेबल ग्रेवयार्ड। जैसे जैसे वो स्किल्स पढ़ता है उसके चेहरे पर एक विलन जैसी मुस्कान फैल जाती है। पहला स्किल नेक्रोमैटिक अवेकनिंग, जिससे वो मरे हुए जीवों को दोबारा जिंदा कर सकता है। दूसरा नेक्रोमैटिक टेमिंग, जो उसे नॉन लिविंग क्रीचर्स को टेम करने का मौका देता है। तीसरा नेक्रोमैटिक क्रिएशन, जिससे वो खुद से नेक्रो क्रीचर्स बना सकता है।
और आखिरी स्किल पोर्टेबल ग्रेवयार्ड, जो उसे 10 क्यूबिक मीटर का ग्रेवयार्ड स्पेस देता है जिसमें सिर्फ मरे हुए जीव स्टोर किए जा सकते हैं, यानी एक पोर्टेबल कब्रिस्तान उसकी बैकपैक में। लेकिन उसकी नजर जिस पर सबसे ज्यादा टिकती है वो है नोटिफिकेशन। उसने लेवल कैप तोड़ दी है, उसका स्टोर किया हुआ एक्सपी खर्च होता है और उसका लेवल सीधा 18 हो जाता है। और साथ ही एक और नोटिफिकेशन आता है, वो फिर से कॉम्बैट पावर लीडर बोर्ड में टॉपर आ चुका है और उसे नया टाइटल मिलता है कम बैक, क्योंकि उसने स्किल इवोल्यूशन क्वेस्ट भी पूरा कर लिया है। अब उसे पैरासिटिज्म के 3 ब्रांच इवोल्यूशंस में से एक चुनना है। शैतानी हंसी हंसते हुए रेनशे नोटिस करता है कि बैट मॉन्स्टर्स फिर से रिस्पॉन हो रहे हैं और उसकी ओर आ रहे हैं। उसे एहसास होता है कि ये गुफा अब उसके लिए परफेक्ट ग्राइंडिंग स्पॉट बन चुकी है, एक आर्टिफिशियल लेवलिंग फार्म जो बस उसी के लिए बना है। रेनशे अब भी एडोल के शरीर के अंदर रहते हुए उन बैट्स को ऐसे मार रहा था जैसे वो कोई बड़ी बात ही न हो। वो बार बार रोर स्किल को स्पैम करता जा रहा था और उन बैट मॉन्स्टर्स को ऐसे कुचल रहा था जैसे पसीना तक ना आए। उसका लेवल सीधा 10 से बढ़कर 28 हो गया था। भाई एक्सपी ऐसे फार्म कर रहा था जैसे किसी डबल एक्सपी बूस्ट पर बैठा हो। असल एडोल, जो ये पूरा तमाशा देख रहा था, एकदम भड़क गया। वो चिल्ला उठा, उसने पूरी जिंदगी अंधेरे में छिपे कीड़ों से लड़ाई लड़ी है और अब ये रेंची उसके शरीर में घुसकर ऐसे ही तांडव नहीं मचा सकता। लेकिन रेंची एकदम चिल, जैसे फ्रिज में रखा ठंडा खीरा। गुस्से में तमतमाया एडोल ने उसे डार्कनेस का मिनियन कह डाला और धमकी दी कि चाहे मर भी जाए लेकिन रेंची को इसका अंजाम भुगतना ही होगा। फिर अचानक उसने एक डार्क मैजिक मूव यूज किया, पॉलन स्पिरिट ब्लड लाइट, और एक अजीब सी पर्पल कलर की पावरफुल एनर्जी उसके पूरे शरीर को घेर लेती है। रेंची थोड़ा कंफ्यूज और नर्वस हो गया। वो तुरंत एडोल से रिक्वेस्ट करता है कि रुक जा, खत्म होते ही वो बॉडी वापस लौटा देगा। लेकिन एडोल का कोई जवाब नहीं आता। वो बस गुफा की छत की ओर घूरते हुए जोर जोर से चीखने लगता है। ये देखकर रेंशी को समझ आ गया कि यहाँ एक सेकंड और रुकना बेवकूफ़ी होगी। वो तेजी से भाग निकलता है, सोचते हुए कि लाइट फैक्शन का कोई बंदा डार्क मैजिक कैसे यूज कर सकता है। उसी वक्त एडोल चिल्लाता है, उसने गॉडेस ऑफ लाइट को छोड़ दिया है, अब डार्कनेस को अपना लिया है और इटर्नल पुरगटरी फायर को स्वीकार कर चुका है। वो रनशी की तरफ एक खतरनाक नजर डालते हुए ऐलान करता है कि अब दोनों एक साथ खत्म होंगे। एक अजीब सी ड्रैगन जैसी एनर्जी उसकी तरफ बढ़ती है और एडोल खुलासा करता है कि भले ही रनशी में डार्क ऑरा नहीं है लेकिन उसके अंदर वो शक्ति है जिसे वो भी रोक नहीं सकता। उसका मानना है कि रेंशी कोई ऑर्डिनरी पैरासाइट नहीं बल्कि डार्क लॉर्ड का कोई जरूरी पॉन है और अगर वो उसे मार दे तो डार्क टेम्पल को बड़ा झटका लगेगा। रेंशी उसका चेहरा देखकर मन ही मन सोचता है, भाई बोल क्या रहा है तू? उसे एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा था और उसने सोचा कि अगर एडोल को रेंट करना है तो करता रहे, लेकिन मैं तो यहां से निकल रहा हूं। इतना समय किसके पास है ये सब नॉनसेंस सुनने का? और तभी एडोल अपनी उंगली रेंशी की तरफ करता है और स्किल डार्क ब्लड सैक्रिफाइस और गैट्रीज ब्लेसिंग एक्टिवेट कर देता है। वो ऐलान करता है कि अपनी जान की आहुति देकर वो रेंशी को डार्क रेस में बदल देगा। ये सुनकर रेंशी के तो होश उड़ जाते हैं। उसकी बॉडी अजीब सी डार्क एनर्जी से भर जाती है और वो डर के मारे चीख उठता है। उसका असली कैटरपिलर वाला शरीर भी चिल्लाने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद ये उसकी आखिरी घड़ी है। लेकिन तभी उसे एडोल की बातें याद आती हैं और वो सोचता है, डार्क रेस में बदलना मतलब क्या? सच में मारना नहीं है? एक सेकंड बाद ही सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, डार्क पर्गेटोरी रेस अनलॉक्ड। अब रेंची ऑफिशियली डार्क पर्गेटोरी कैटरपिलर बन चुका है और उसे +10 वैल्यू मिलती है। ये देखकर उसकी आंखें लिटरली दिवाली की तरह चमक उठती हैं। वो तुरंत सारे नए स्टैट पॉइंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देता है ताकि इंटेलिजेंस भी बढ़ जाए। लेकिन एडोल ठहाका मारते हुए बोलता है, तू बहुत जल्दी खुश हो रहा है। वो बताता है कि अब जबकि रेंशी की बॉडी डार्क बन चुकी है, इसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे, क्योंकि वो अब भी एडोल के लाइट फैक्शन वाले शरीर को चला रहा है। और लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन वैसा है जैसे टूथपेस्ट में संतरे का जूस मिक्स कर देना। लेकिन जैसे ही एडोल अपना फंडा समझाने वाला होता है, रेंशे एकदम जोन आउट हो जाता है, जैसे कोई स्टूडेंट मैथ्स की क्लास में सो रहा हो, क्योंकि उसके सामने एक नया नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। उसने अभी अभी लेवल 600 पर्गेटोरी सेरफ को मार दिया है और लॉर्ड स्लेयर अचीवमेंट अनलॉक कर ली है। साथ ही मिला गॉड स्लेयर टाइटल। रेंशी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन अगले मैसेज में डिवाइन स्लेयर टाइटल की फीचर्स आती हैं। पहला, डिवाइन क्रीचर्स के डिवाइन प्रेशर को इग्नोर कर सकता है और हाई लेवल एनिमीज को मारने पर डिवाइन रेस पॉइंट्स मिल सकते हैं। दूसरा, जो भी दुश्मन रेंशी से कम लेवल का होगा उस पर पहली हिट उसे सीधा स्टन कर देगी। ऊपर से उसका लेवल सीधा 52 हो जाता है। रेंशी शॉक में होता है लेकिन अंदर से खुश, क्योंकि अब कोई उसका लेवल पकड़ ही नहीं सकता। लेकिन तभी उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो अपने हाथों की ओर देखता है, उसकी बॉडी जल रही होती है। पहले तो उसे लगता है कोई सेल्फ इग्नाइटिंग बफ होगा,
लेकिन फिर एक सिस्टम वार्निंग आती है, लाइट और डार्क एट्रीब्यूट्स टकरा रहे हैं, जिससे एनिहिलेशन फायर ट्रिगर हुआ है। अगर अभी नहीं रोका गया तो वो एक जिंदा बीबीक्यू बन जाएगा। ये देखकर रेनशी पूरी तरह से पैनिक में चला जाता है, जैसे बाथटब में गिरी बिल्ली। अब उसे समझ में आता है कि एडोल जिस कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहा था वही ये था। रेनशी चिल्लाता है कि वो बूढ़ा बंदा उसे ठग गया और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब पूरी तरह से पैनिक मोड में वो पैरासिटिज्म कैंसिल करता है और सीधा एडोल की बॉडी से बाहर कूदता है, जैसे कोई चलती कुर्सी से कूद रहा हो। लेकिन जमीन पर गिरते ही वो फ्रीज हो जाता है। उसकी बॉडी अब भी जल रही थी। वो अपनी जलती हुई बॉडी को देखता है और बड़बड़ाता है, ये कौन सी ग्रिल्ड चिकन वाली ट्रेजेडी शुरू हो गई। कंफ्यूज्ड और कुक्ड रेनशी सोचता है, भाई ये साइंस मेरे छोटे से कैटरपिलर दिमाग से बाहर है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, मरते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं और फिर से सामान लूट लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि रेनशी खुद को स्पीड रन स्टाइल में मार सके, एक खतरनाक सिस्टम वार्निंग सीधा उसके चेहरे पर तमाचा मारती है। टारगेट्स डिस्ट्रॉयड बाय एनाइलेशन, फायर कैन नॉट बी रेजरेक्टेड, डेथ इन 60 सेकंड्स। बस उस एक लाइन ने उसकी पूरी दुनिया उलट दी। वो चीखने लगता है। अब उसे समझ आता है कि सुसाइड का मतलब है सीधा अकाउंट डिलीट, कोई रिवाइव नहीं, गेम ओवर हमेशा के लिए। अब वो फुल पैनिक मोड में है। उसकी पूरी मेहनत मिट्टी में जाने वाली है और वो ऐसा होने नहीं दे सकता। काउंटडाउन अब टाइम बम की तरह टिक टिक कर रहा है और रेंची जानता है कि अब फटाफट कुछ करना होगा। वो इन्वेंटरी खोलता है और एक एक आइटम को रिजेक्ट करना शुरू करता है। रिजेक्शन रिंग बेकार है, हीलिंग पोशंस यहाँ किसी काम की नहीं। तभी उसकी नजर एक स्क्रॉल पर जाती है, क्लास फ्यूजन स्क्रॉल। एपिक टियर का ये स्क्रॉल इतना चमचमाता है कि नूब्स देखते ही जल जाएं। ये किसी भी दो क्लास स्क्रॉल्स को फ्यूज करके एक हिडन क्लास बनाने की एबिलिटी देता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये स्क्रॉल तो वो पहले ही यूज कर चुका है। भाई सच में गोल्डफिश मेमोरी लेकर घूम रहा है। असल में उसने पहले ही बीस्ट टेमर और डेथ नाइट को फ्यूज कर दिया था। अब फ्यूजन प्रोबेबिलिटीज उसके दिमाग में फ्लैश होती हैं। 60% चांस एलिट हिडन क्लास, 35% चांस एपिक, 4% लेजेंडरी, 1% मिथिक और सिर्फ 0.001% चांस एंशिएंट हिडन क्लास का। उसे याद आता है कि उसने जब दोबारा लीडर बोर्ड पर टॉप मारा था तब एक स्किल अनलॉक हुई थी, कम बैक। अब डेथ टाइमर पर सिर्फ 35 सेकंड्स बाकी हैं और वो एक पल की भी देरी नहीं करता। फटाक से वो स्किल एक्टिवेट कर देता है। सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होता है, ट्रिगर प्रोबेबिलिटी इवेंट, गारंटेड सक्सेस 1 डे। रेंशी एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता, सीधा चिल्ला उठता है, सिस्टम मुझे फ्यूज कर एंशिएंट हिडन क्लास में। सिस्टम कंफर्म करता है, फ्यूजन सक्सेसफुल, एंशिएंट हिडन स्क्रॉल एक्वायर्ड। अब सिर्फ 28 सेकंड बाकी हैं। एक चमकदार स्क्रॉल हवा में प्रकट होता है। रेनशी उसे उठाता है और आसमान की ओर उठा देता है, मन ही मन दुआ करते हुए, भगवान कोई भी क्लास दे देना जो इस जली हुई कैटरपिलर बॉडी को बचा सके। उसी पल सिस्टम अनाउंस करता है, एंशिएंट हिडन क्लास अनलॉक्ड, गोस्ट ड्रैगन लीजन कमांडर। अब सिस्टम क्लास की डिटेल देता है। ये एक्स्ट्रा क्लास स्लॉट नहीं लेता और इसके लिए एक ड्रैगन और किसी भी क्रीचर की बॉडी चाहिए होगी माउंट मटेरियल के रूप में। ये सुनते ही रेंशी एक सेकंड भी सोचता नहीं, सीधे अपने ड्रैगन एग्स निकाल देता है, सोचते हुए कि वैसे भी ये अब काम के नहीं, कब तक इनसे आमलेट बनेगा। भाई सच में एक्सपायर्ड अंडों से एवोल्यूशन स्पीड रन कर गया। अब डेथ टाइमर पर सिर्फ 20 सेकंड्स बचे हैं। रेंशी हवा में कूद जाता है और सीधा एडोल की बॉडी पर गिरता है। उसे जमीन पर धकेलते हुए चिल्लाता है, ये भी क्राफ्टिंग मटेरियल बनेगा। फ्यूजन प्रोसेस शुरू होते ही काउंटडाउन और तेज हो जाता है। 8 सेकंड पर रेंशी की पैनिक लेवल पहुंच जाती है। एग्जाम डे नो प्रिपरेशन मोड पर 5 सेकंड पर खुद को झूठी तसल्ली देता है, फेल भी हुआ तो कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा, शायद बच जाऊं। पर अंदर से जानता है ये ब्लफिंग खुद से ही है। डर तो उसे भी लग रहा है। और अब टाइमर चालू है। 5 4 3 2 1 बूम। एक अजीब सा क्रीचर उसके सामने प्रकट होता है। रेंशी आंखें फाड़ कर देखता है, एक बेबी ड्रैगन। वो नन्हा ड्रैगन एक छोटी सी जादुई स्पार्क रेंशी की जलती बॉडी पर छोड़ता है और आग एकदम से गायब हो जाती है। 0 सेकंड। रेंशी उछल पड़ता है, मैं जिंदा हूँ। लेकिन तभी वो बेबी ड्रैगन हवा में कूदकर सीधा रेंची के सिर पर बैठ जाता है। रेंची फ्रीज हो जाता है, दिमाग घूम रहा था और जब वो छोटा ड्रैगन खिलखिलाकर हंसने लगता है, रेंची एकदम हक्का बक्का रह जाता है। भाई ये रोलर कोस्टर राइड शुरू कब हुई और अब जा कहाँ रही है। बेबी ड्रैगन रेंची के ऊपर चुपचाप बैठा हुआ था, लेकिन अगले ही पल वो उसके चारों ओर ऐसे घूमने लगा जैसे ये जानने की कोशिश कर रहा हो कि ये आखिर कौन सा पॉकेमॉन एवोल्यूशन है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी, सामने जो खड़ा है वो इंसान है या कोई टिड्डे जैसा हाइब्रिड। रेंची ने मजाकिया अंदाज में उसे बुलाया, आ जा बेटा डैडी के पास। लेकिन जैसे ही बेबी ड्रैगन ने ये शब्द सुने,
वो बिना टाइम लगाए उछल पड़ा, हवा में छलांग लगाई और सीधे रेनशी के माथे पर काट लिया। रेनशी वहीं फ्रीज हो गया, पूरा स्टंड। उसने झट से ड्रैगन को डांटा, अबे उतर मेरे सिर से, लेकिन छोटा सा ड्रैगन लगातार उसके माथे पर काटे जा रहा था। रेनशी ने एक लंबी सांस ली और मन ही मन सोचा कि इस ड्रैगन की लॉयल्टी तो जीरो है यार। इतना सब कुछ करने के बाद भी ये बिहेव नहीं कर रहा। ड्रैगन एग जो उसने सिंथेसाइज किया था अब माउंट बन चुका था, लेकिन फिर भी उसकी हरकतें पालतू जानवरों से बहुत दूर थीं। फिर भी कूल दिखने की कोशिश करते हुए रेनशी ने अपना माउंट स्किल एक्टिवेट किया और जोर से चिल्लाया। माउंट पलक झपकते ही वो खुद को बेबी ड्रैगन की पीठ पर बैठा पाता है, जो इस वक्त थका हारा और आधा सोया हुआ लग रहा था। लेकिन रेनशी ने उसकी हालत को नजरअंदाज करते हुए प्राउडली अनाउंस किया, अब ये मेरा पेट भी है और माउंट भी। वो इतना खुश था कि अब उसके पास एक ड्रैगन का कम्पैक्ट पावर है, साथ ही टोटल ओबीडियंस भी। जैसे ही ड्रैगन धीरे धीरे चलने लगा, रेनशी मुस्कुराते हुए बोला, और ये उड़ भी सकता है। लेकिन तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, माउंट लेवल 2 लो, फ्लाइंग फंक्शन लॉक। उसकी खुशी थोड़ी फीकी पड़ गई, मगर जैसे ही उसने ड्रैगन की एट्रीब्यूट्स देखी, उसकी आंखें चमक उठी। ये क्रीचर था एनिलेशन ड्रैगन किंग सोल, पैरासाइज्ड एंड माउंटेड। स्पीसीज रेस वैल्यू थी 99 और स्ट्रेंथ भी 79। रेनशी को ऐसा लगा जैसे उसने किसी फ्री स्पिन में एसएसआर कैरेक्टर खींच लिया हो। ये एंशिएंट ईयर डिवाइन बीस्ट था, और वो भी ऐसा जो अभी लेवल 1 पर ही रेनशी से 10 गुना ज्यादा ताकतवर था। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन और इंटेलिजेंस 85 थी, एजिलिटी 90, एचपी थी 180, अटैक 2000, डिफेंस 30 और मूवमेंट स्पीड 30%। छोटा सा दिखने वाला ये क्रीचर असल में एक फ्लाइंग बीस्ट था। एक और नोटिफिकेशन आया जिसमें इस बेबी ड्रैगन की स्किल्स दिखाई गई। ड्रैगन किंग स्टेटस, ड्रैगन माइट, एनाइलेशन ड्रैगन फ्लेम, फिजिकल इम्यूनिटी, डार्क मैजिक इम्यूनिटी और मास्टरी ओवर ऑल डार्क मैजिक स्कूल्स। रेनशी को समझ आ गया कि ऐसा बीस्ट सिर्फ माउंट बनाकर रखना प्योर बेवकूफ़ी होगी। उसने फौरन तय किया कि वो इस ड्रैगन की लॉयल्टी बढ़ाएगा ताकि इसकी पूरी पावर अनलीश की जा सके। रेनशी ड्रैगन से उतरकर जमीन पर आया, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरा, ड्रैगन गुस्से में दहाड़ा और रेनशी वहीं थम गया। सिचुएशन को कूल करने के लिए रेनशी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक टेस्टी पीस ऑफ मीट ऑफर किया। जैसे ही ड्रैगन ने उसे सूंघा, रेनशी ने कॉन्फिडेंस से वो बाइट उसके मुंह के पास रखा। फीडिंग ही तो सबसे आसान तरीका था अफेक्शन बढ़ाने का। ड्रैगन कुछ सेकंड मीट को देखता रहा, फिर आखिरकार उसे लिक कर लिया। उसी पल कुछ ट्रिगर हो गया, वो ड्रैगन वहीं फ्रीज हो गया। उसके दिमाग में एग के अंदर सुनी गई कुछ बातें घूमने लगी। जब वो छोटा सा था और एग के अंदर चिल कर रहा था, उसने बाकी बड़े ड्रैगन्स की एक फूड डिबेट सुनी थी। एक ने कहा था कि हेल रॉक फायर फिनिक्स का मीट अब तक का सबसे सॉफ्ट और रिच था। दूसरे ने पर स्नो लेपर्ड के बारे में बताया था कि उसका मीट आइस जेली जैसा ठंडा, सॉफ्ट और खुशबूदार था। तीसरे ने एबिसल फ्रैग्रेंट वेल की तारीफ करते हुए बताया कि उसके मीट को फ्लेम, सनफ्लावर पाउडर और ब्लैक ब्लड एम्परर स्क्विड सॉस में डुबोकर खाने से एक डिवाइन टेस्ट एक्सप्लोजन होता है। और फिर एक पर्पल ड्रैगन बोला कि डीप सी के अंदर मिलने वाले ब्लू ब्लड नाइटमेयर श्रिम्प्स और क्रिस्टल पर शेल से बढ़िया सशिमी कोई नहीं बना सकता। अब उसी सब की याद उसे रेनशी का मीट टेस्ट करके आ रही थी, और उस एक बाइट में ही उसकी पूरी दुनिया ब्राइट हो गई। रेनशी ने देखा कि उसका मूड सुधर गया है, तो उसने तुरंत और मीट देना शुरू किया। धीरे धीरे लॉयल्टी बढ़ती गई और 25 तक पहुंच गई। लेकिन जैसे ही रेनशी का मीट खत्म हुआ और वो कंफ्यूज सा खड़ा था, ड्रैगन फ्रोज और फिर अचानक गुस्से में दहाड़ते हुए उसके चेहरे की तरफ झपटा। रेनशी डर गया, सोचने लगा कहीं वो आज का लंच स्पेशल तो नहीं बन जाएगा। वो तेजी से भागा और भागते भागते निकाला अपना सीक्रेट वेपन, अनलिमिटेड फूड टिकट। ये एक मैजिकल टिकट था जिससे वो हर दिन 3 रैंडम वर्ल्ड क्विजीन समन कर सकता था। जैसे ही उसने उसे यूज किया, एक गोल्डन सुअर का डिश प्रकट हुआ, फैंसी दिखने वाला, एकदम लॉर्ड टियर फूड। बेबी ड्रैगन की आंखें चमक उठी। रेनशी ने एक जूसी पीस उठाकर उसकी तरफ फेंका और बोला, ले खा ले मोटे। ड्रैगन ने उसे लॉयल पपी की तरह चबा डाला और रेनशी को सिस्टम नोटिफिकेशन मिला, लॉयल्टी +22। अब उसकी टोटल लॉयल्टी 55 तक पहुंच चुकी थी। रेनशी को लगा अब तो ये ड्रैगन बाहर की दुनिया में साथ ले जाने लायक बन चुका है। तभी बाहर पेड़ों के बीच से अजीब सी आवाज और जमीन में कंपन सुनाई दी। रेनशी ने फौरन ड्रैगन को अपनी स्टोर स्किल से गायब किया और खुद एक पेड़ पर चढ़ गया। नीचे देखा तो कुछ लोग चलते हुए दिखे। ध्यान से देखने पर उसने पहचाना, ये तो टेम्पल ऑफ लाइट के एनपीसी गार्ड्स थे। अब वो कंफ्यूज हो गया, इतनी रिमोट और वाइल्ड जगह पर ये लोग कर क्या रहे हैं।